नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ स्टार बैच का नोट्स भी बना रहे होंगे और सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी नेक्स्ट क्लास के लिए आया करो तो प्रीवियस क्लासेस का नोट्स एक बार 15 मिनट के लिए पलट लिया करो। जिससे क्या क्लियर हो जाएगा, आपका जो भी कॉन्सेप्ट मैं बोलूँगा कि ये मैंने करा है या हमने कर लिया है या मैंने कराया है, तो आपको क्लिक कर जाएगा दिमाग में कि हाँ ये चीज़ें ये ऐसे ऐसे होती हैं। और उससे ये नहीं बार बार बेसिक पे एकदम नहीं जाना पड़ेगा, वो आपकी क्लियर रहेगी। ठीक है, तो रिवीजन आप करते रहो साथ साथ। ठीक है, दूसरी चीज़ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। एरिया और पेरीमीटर कल हमने सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए यानी अर्धवृत्त और वृत्त के लिए पढ़ लिया था। आज हम सेगमेंट की एरिया पढ़ने वाले हैं, सेक्टर की एरिया पढ़ने वाले हैं, कॉर्ड टेंजेंट सेकेंड से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, कॉमन टेंजेंट को कौन कौन सी हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। उससे रिलेटेड फॉर्मूले जो होते हैं वो करने वाले हैं, और टेंजेंट सेकेंड और कॉर्ड को मिला के कुछ फॉर्मूले हैं वो भी करेंगे, और एसएससी में पूछे गए कुछ प्रश्न साथ साथ करते रहेंगे। बोलो क्लियर है। और दूसरी चीज़, सारे लोग एक बार लाइक कर दें और 8 बजे डेली जुड़ जाया करें। या ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हो एक दिन नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आपको पता होगा कि एक दिन घी खाने से कोई पहलवान नहीं बनता, रेगुलर घी खाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो सारे लल्ला लल्ली लोग एक बार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे। सर्कल हमने स्टार्ट कर दिया और सर्कल ख़त्म भी करना है। तो आज इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले हो सकते हैं सारे हम करने वाले हैं। अच्छे से ध्यान से बैठ जाओ पेन कॉपी लेके। ठीक है, और स्टार्ट करें। एक बार सारे लोग जय हिंद लिखेंगे, सबको जय हिंद, और प्रेजेंट अपनी दिखाएंगे। ठीक है, सबको जय हिंद एक बार लल्ला लल्ली लोगों को। फिर हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलो स्टार्ट करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे लोग हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, दोनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले हम सेक्टर की एरिया पढ़ेंगे यानी क्षेत्र का, और फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्र क्या होता है? 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया जो होता है। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें, 2 रेडियस ओ ए और ए बी है, ओ ए और ओ बी है, और आर्क ए बी है, यानी ये जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया, ये हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। ठीक है, सारे लोगों ने लिख लिया? रेडी? चलो देखो, कहा गया आपको सेक्टर का एरिया निकालना है पहले पार्ट में। ठीक है, आपको पता होगा कि पूरा वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनाता है। यानी पूरे वृत्त द्वारा सेंटर पे जो सबटेंडेड एंगल होता है, यानी वृत्त अगर ए, ये इसको एक्स मान लें, ये बी और टी, यानी कि पूरा टी ए एक्स बी टी, पूरा जो वृत्त है, यानी पूरे वृत्त का आर्क यानी पूरा सरकमफ्रेंस, वो केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। और 360 डिग्री जब कोण बनता है तो वृत्त की एरिया आ जाती है पाई आर स्क्वायर। यानी पूरे वृत्त का जो एरिया है 360 डिग्री का, वो पाई आर स्क्वायर होता है। यानी अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री का, तो ये हो जाएगा पाई बाई 360 इंटू आर स्क्वायर। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अब अगर मैं बात करूँ कि कोई सेक्टर है जहाँ पे आर्क ए बी सेंटर पे थीटा कोण बनाता है, या अगर मैं बात करूँ जीवा ए बी सेंटर पे थीटा कोण बनाती है, तो ओ ए एक्स मान लो। यानी कि अगर मैं बात करूँ सेक्टर ओ ए एक्स बी का एरिया क्या होगा, जो सेंटर पे कितना कोण बनाता है? थीटा। आपको पता है 1 डिग्री कोण बनाए तो पाई बाई 360 इंटू आर स्क्वायर। अगर थीटा कोण बनाएगी तो थीटा इंटू पाई बाई 360 इंटू आर स्क्वायर, या हम कहें थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है इतना? यानी सेक्टर ओ ए एक्स बी का एरिया कितना आ गया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ? यानी ओ ए एक्स बी का एरिया हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब थीटा किस में है? डिग्री में। थीटा किस में है? डिग्री में। अब अगर रेडियन में होता तो आपको पता है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 360 बाई 2 पाई, 360 बाई 2 पाई, 360 बाई 2 पाई। अच्छा, कई बार वो क्या पूछ लेते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको 1 रेडियन का अगर डिग्री में वैल्यू पूछा जाएगा तो आप लिख लेना कहीं पे, कि यहाँ से निकाल भी सकते हो। यानी 1 रेडियन बराबर होता है 57.296 डिग्री। ये आप याद रखना, 1 रेडियन बराबर 57.296, ये कहीं पे लिख लेना। ठीक है, बोलो क्लियर है?
ये लिख लो कहीं पे, 1 रेडियन बराबर 57.26 डिग्री। ठीक है, अब हमारा जो मेन मकसद है, आपको पता है 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई रेडियन का अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो 1 रेडियन का कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। अब अगर थीटा रेडियन में दिया गया हो तो अगर ये वाला थीटा रेडियन में हो, यानी कि आर्क ए बी आपका थीटा रेडियन कोण बनाता हो, तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, यानी सेक्टर का एरिया ओ ए एक्स बी का एरिया कितना हो जाएगा। आपको पता है 1 रेडियन का आर स्क्वायर बाई 2, तो थीटा रेडियन का थीटा इंटू रेडियस का स्क्वायर बटे 2। तो ये भी नोट कर लो, यानी रेडियन में दिया रहेगा तो थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई 2, और अगर आपको डिग्री में दिया रहेगा तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। ये किसकी एरिया आ रही है, सेक्टर की। किसकी एरिया आ रही है, सेक्टर की। यानी अगर आपको डिग्री में दे दिया जाए तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और अगर आपको सेक्टर जो है एरिया निकालना हो और थीटा की वैल्यू यानी जो कोण बन रहा है वो रेडियन में दिया जाए तो आपका थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई 2 होता है। इतना क्लियर है सबको, बहुत ही सुंदर। अब ले लो, मैं मान लो कि 45 डिग्री का कोई सेक्टर है जिस वृत्त की रेडियस मान लो 14 है, तो उसका एरिया निकालो, उस सेक्टर का एरिया निकालो। यानी आर बराबर 14 दिया गया है और थीटा बराबर 45 अंश दिया गया है। फटाफट निकाल दो। आपको कि मैं अगर डिग्री में दिया गया तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, थीटा अपॉन 360 यानी 45/360 बिल्कुल सही है, 1/8 गुणे पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणे 14 बोलो क्लियर हुआ। हमने क्या किया, 22/7 गुणे 14 करा, यानी 22, 7 से 14 कटा 2 हो गया, 2 और यहाँ वाला 2 निकाल के हमने 8 में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ऐसे समझो कि 1/8 गुणे 22/7 गुणे 14 हुआ था, 7 से कटा ये 2 हुआ। ठीक है, इसका 2 निकाला 11, ये 2 निकाला, ये 2 निकाला, 8 कट गया, यानी आपका 77 आ गया एरिया पूरे। अगर ये कोण 45 अंश बनाता है तो पूरा एरिया 77 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अगर मैं रेडियन से निकालने जाऊँ तो आप कहोगे रेडियन से निकालोगे तो आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर या 180, यहाँ से देखो 2 पाई बराबर 360, या हम कहें 180 बराबर 2 पाई, 180 बराबर पाई, 180 रेडियन अगर पाई है तो 45, 180 डिग्री सॉरी 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। यानी कि यहाँ पे थीटा अगर पाई बाई 4 रखोगे तो आर स्क्वायर बाई 8 यही हो जाएगा। रख दो, पाई आर स्क्वायर बाई 8 तो होगा, पाई बटे 4 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 यानी पाई आर स्क्वायर बाई 8, यानी यही फॉर्मूला। बोलो क्लियर है। क्वेश्चन लिख लिया आपने, तो आपको बस इतनी चीज़ें समझनी थी। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्टर का एरिया हो गया सेगमेंट के एरिया पे। ठीक है, देखो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है आपका किसी एक कॉर्ड और उसी आर्क के बीच में जो एरिया होता है, यानी ये एरिया, ये आपका सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। बोलो क्लियर है। सेगमेंट क्या होता है, किसी वृत्त की किसी जीवा और उस जीवा को बनाने वाले चाप के बीच का एरिया, यानी कि द एरिया बिटवीन या एरिया सराउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड द एरिया सराउंडेड बाय कॉर्ड एंड द आर्क मेकिंग इट, द एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क मेकिंग इट इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट सेक्टर। यानी अगर हमें इस एरिया का इसका एरिया निकालना है तो हम कहेंगे जीवा ए बी यानी ये वाला और आर के बी, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो सेगमेंट का एरिया हो जाए। अब आप कहेंगे ये कैसे निकलेगा, हमें पता है कि अगर मैं रंगीन यानी शेडेड पार्ट का एरिया निकालने जाऊँ, शेडेड पार्ट ही आपका सेगमेंट का एरिया होगा, यानी शेडेड एरिया निकालने जाऊँ यानी सेगमेंट का एरिया, तो ये हो जाएगा कि आप सेक्टर ओ ए एक्स बी का एरिया निकाल लो और उसमें से ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया घटा दो, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं सेक्टर ओ ए एक्स बी का एरिया में से ट्राइंगल ओ यानी इतना एरिया घटा दूं तो आपका यही एरिया तो बचेगा। आप कहेंगे बहुत सही बताया आपने, तो फटाफट लिख दो। आपको पता है सेक्टर का एरिया कितना हुआ था, अभी सेक्टर का एरिया हुआ था कितना हुआ था, अरे आपको पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसमें से कितना घटाना है लाला, कितना घटाना है। देखो आपको पता है इस ट्रायंगल के लिए एक साइड आर है, ये वाली साइड भी आर है, उनके बीच का कोण थीटा, दो एंगल दिए, दो साइड दिए गए एक एंगल, तो ये हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड यानी आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ द एंगल्स बिटवीन देम,
यानी यहाँ से हमारा अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपका आ जाएगा कितना, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये एरिया होता है सेगमेंट के लिए, यानी एरिया ऑफ दैट सेगमेंट हो गया। अब अगर यहाँ पे थीटा, ये किस में, जब थीटा डिग्री में हो, थीटा किस में हो, डिग्री में हो। अब अगर रेडियन में होता, अगर थीटा लिख लो, व्हेन थीटा इज इन रेडियन, थीटा अगर रेडियन में दिया गया हो तो आपको सेक्टर की एरिया कितनी पता है, सेक्टर की एरिया कितनी होती है, आपने अभी निकाला था कि 2 पाई का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा आर स्क्वायर बाई 2। तो आपने कहा यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस इसका एरिया तो यही रहेगा, यानी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, यानी आर स्क्वायर बाई 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका एरिया, थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप दोनों एरिया को घेर लो और सुंदर सुंदर शब्दों में लिख लो कि थीटा डिग्री में रहेगा तो हमारा सेगमेंट का एरिया जो होगा वो होगा आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। और अगर आपका थीटा रेडियन में दिया गया है तो आपका आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा होगा। बोलो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन लिख लो, इस पर क्वेश्चन लिखो फटाक से और करो उसको, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्लियर हो रही है। आप लिख लो कि r बराबर दिया गया है 14 और थीटा बराबर 90 अंश। अब निकालो कि उस सेगमेंट की एरिया क्या होगी, यानी r 14, यानी 14 सेंटीमीटर वृत्त वाला, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खंड केंद्र पे थीटा कोण आंतरित करता है, यानी द सर्कल सेगमेंट ए बी सबटेंड्स एन एंगल, the circle segment of a circle having radius 14 centimeter subtends an angle 90 degree on center of circle, then what is the area of that segment। यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का वृत्तखंड केंद्र पर 24 अंश का 90 अंश का कोणांतरित करता है, तो उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। रख दो, आर बराबर 14 पुट कर दो। आर बराबर क्या पुट करना है, 14। यहाँ से ये सब मिटाओ, फटाफट फॉर्मूले में पुट करो और धड़ाधड़ आंसर निकालो। चलो निकालो निकालो, कितना है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लला, बहुत ही सुंदर। आपने कहा कि आर बराबर 14, पहले डिग्री में दिया गया तो डिग्री वाले फॉर्मूले से, यानी आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14 इंटू पाई थीटा बाई 360, यानी पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी 22/28, यानी 11/14 माइनस साइन थीटा बाई 2, यानी साइन 90/2, यानी 1/2, यानी ये हो गया 14 गुणे 14। यहाँ पे हर बराबर कर लेंगे तो ये 7/14 हो जाएगा और 7/14 11/14 में से घटेगा, यानी 4/14 हो जाएगा। 14 चौको 56 आपका एरिया आ जाएगा। बोलो क्लियर है, हमने सही किया। यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इससे निकालें तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, यानी कि पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। पाई बाई 2 रेडियन रख दो, यानी 14 गुणे 14/2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, यानी कि 11/14, 11/7 होगा मेरे हिसाब से। नहीं ठीक है, 11 कितना हो जाएगा, थीटा है पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 11/7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो इधर से 4/7 हो जाएगा, यानी ये अगर इधर से सॉल्व करें तो हो जाएगा 14 गुणे 14/2 और गुणे 4/7, 7 दूनी 14, 14 कट गया, 14 चौको 56। बोलो क्लियर हो। ये सब क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना आना चाहिए। पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया घटा दोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बोलो इतना सबको क्लियर हुआ। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करें। चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लल्ला। देखो, आपको पता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, पता है ना। अंग्रेजी वाले घबराए ना, उनके लिए भी लिख दे रहा हूं। यानी एंगल इज इक्वल टू होता है
आर्क अपॉन रेडियस, यानी आर्क अगर निकालना है तो एंगल इंटू रेडियस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में, ये ध्यान रखना, यानी कोण रेडियन में होना चाहिए। अब इसी पे एक क्वेश्चन लिख लो, CHSL 2012 या 13 का प्रश्न, 2012 लिखो। लिखो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, यानी r बराबर 21, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि एक चाप कोण पे 72 अंश का कोण बनाता है। आपको आर्क की लंबाई निकालनी है, निकालो। ऑप्शन ले लो, 21.6, 26.4, 13.2, 19.8, बोलो फटाफट। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एंगल कितना है, रेडियन में होना चाहिए 72 डिग्री। अब होता है 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, या 180 डिग्री बराबर कितना होता है, 180 डिग्री बराबर कितना होता है लल्ला, आपको पता है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, यानी 18 डिग्री बराबर पाई बटे 10 रेडियन, यानी 72 हो जाएगा 2 पाई बाई 5, यानी आपका एंगल दिया गया है 2 पाई बाई 5, यानी 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 1/5, बोलो सही है। और इंटू रेडियस कितनी दी गई, 21, बस काम खत्म, 7 तियाँ 21, 2 तियाँ 6 22 132 बटे 5, 5 से कटोगे 26 तियाँ होता है, 26 पंचे 132 होता है, 4 और आ जाएगा, 26.4 हो गया। आपको डिग्री से रेडियन में जाना पता होना चाहिए। आपको पता है 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 18 डिग्री पाई बाई 10 रेडियन, यानी 18 चौको 72, यानी 4 पाई बाई 10, यानी 2 पाई बाई 5 रेडियन। बोलो क्लियर। तो यही चीज़ मैंने बताई कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। आपको पता है अगर डिग्री में दिया गया तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से आर स्क्वायर बाई 2 घटाएंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऐसे निकल आएगा। और अगर थीटा रेडियन में है तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, या थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। और अगर तब सेगमेंट का एरिया निकालना है तो उसमें से फिर सर्कल का एरिया घटा देते हैं, यानी हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा माइनस साइन थीटा आने लग जाता है। ये रेडियन वाला है, ये कब है, डिग्री में। बोलो क्लियर हुआ, इतना समराइज हो गया। चलो बहुत सुंदर, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक चीज़ कल मैंने बताया था, उसमें कुछ लोग डाउटफुल ना हो, इस वजह से मैं एक बार फिर से ले रहा हूँ। मैंने कहा था एरिया इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 190 डिग्री, यानी कि कोई अर्धवृत्त होता है उसमें जो आपका क्या बनता है, उसमें जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कोई अगर किसी का डाउट हो कि भैया मैं ऐसे बना दूँ तो क्या ये 90 डिग्री होगा, आपके मन में आना चाहिए। अगर ये ऐसे बना दूँ तो क्या ये 90 डिग्री होगा, नहीं। आपको दिया गया अर्धवृत्त में बना कोण, यानी सेमी सर्कल में। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये डायमीटर है, यानी ए बी अगर डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसी वृत्त की, या एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है। ठीक है, ये डायमीटर की डिफिनेशन। तो अगर हम की कोई ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी एक साइड एक साइड डायमीटर होती है, तब जो कोण बनता है, यानी ये वाला कोण, ये 90 डिग्री का होता है। यानी कि हमें त्रिभुज बनाना है जो भी, उसमें एक भुजा हमारी व्यास ही रहेगी, यानी ये भुजा अगर ए बी भुजा वाला कोण बनाते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे एक ए बी भुजा वाला ट्रायंगल फिर बनाते हैं तो 90 डिग्री। यानी आपको एक बार तो एक भुजा तो उसकी क्या रखनी है, वृत्त के डायमीटर को ही रखना है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे पूछूँ तो आप कहेंगे यहाँ पे 90 डिग्री बने, कहीं भी बनाए, किसी इनफाइनाइट 90 डिग्री कोण वाले ट्रायंगल बनेंगे या एंगल बनेंगे, तो आप कहीं भी बनाएंगे 90 डिग्री ही होगा। बोलो क्लियर हो। चलो पहला कॉन्सेप्ट हेडिंग डालो और लिखो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, यानी स्पर्श रेखा प्रतिच्छेदक रेखा परिमेय। लिखो स्पर्श रेखा प्रतिच्छेदक रेखा परिमेय, लिखो फटाफट लिखो, स्पर्श रेखा प्रतिच्छेदक रेखा परिमेय। ये परिमेय क्या कहती है उस पर आएंगे, उससे पहले आपको ध्यान देना है। हमने कल कॉन्सेप्ट सारे कर लिए थे। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो किसी सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करे। प्रतिच्छेदक रेखा यानी कि सेकंड क्या होती है, टेंजेंट पे होती है एक पॉइंट पे कांटेक्ट करने वाली, सेकंड होती है 2 पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर है, ओके, बहुत सुंदर। अब लिखो अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट वो इंटीरियर थ्योरम जो बताया था कल, वो समझ आ गया था। चलो आपसे कहा गया कि पीसी क्या है, यहाँ पे टेंजेंट, पीसी इज टेंजेंट। ठीक है, एंड पी ए बी सेकेंड। तो आप एक फॉर्मूला रट लेना लल्ला
कि अगर पी सी क्या है, टेंजेंट, और ये क्या है, पी ए बी क्या है, सेकेंड। लिखो, इफ पी सी इज टेंजेंट, यानी पी सी अगर स्पर्श रेखा है टचिंग द सर्कल एट सी and PAB is a second to the same circle from point P, intersecting circle at A and B, then हिंदी वाले लिखेंगे कि अगर PC किसी वृत्त की बिंदु C पे स्पर्श रेखा हो और PAB उस वृत्त की छेदक रेखा हो, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी लेंथ क्या होगी, तो आप फॉर्मूला लिखिएगा कि PC का स्क्वायर यानी कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर टेंजेंट का सेकेंड का बाहरी भाग यानी PA गुणे पूरा भाग PB। लिख लो, PC स्क्वायर बराबर PA इंटू PB होता है, जहाँ पे PC टेंजेंट होती है और PAB हमारी सेकेंड होती है। बोलो, फॉर्मूला क्लियर हुआ? यानी आपको मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर PC टेंजेंट हो यानी कि स्पर्श रेखा हो सर्कल की C बिंदु पे और PAB उसकी सेकेंड हो यानी PAB उसकी छेदक रेखा हो जो सर्कल को A और B बिंदुओं पे काटती हो, तो आपको पता है PC का जो स्क्वायर होगा यानी इस भुजा का स्क्वायर जो होगा वो PA इंटू PB के गुणनफल के बराबर होगा। बोलो, क्लियर हो? यानी PC स्क्वायर बराबर P इंटू A यानी यहाँ तक और P इंटू B यानी यहाँ तक। बोलो, क्लियर हो? बस काम खत्म। ठीक है, काम खत्म हो गया। बोलो, क्लियर? बहुत ही सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर किसी को प्रूफ जानना है, प्रूफ कैसे होगा, तो आप एक काम करना, इसको इससे मिला देना, ठीक है, और इसको इससे मिला देना। बोलो, क्लियर है? अब अगर मैं इस कोण को थीटा मानता हूँ तो ये वाला एंगल थीटा होगा। कल हमने थ्योरम पढ़ी थी, अल्टरनेट सिगमेंट थ्योरम। बोलो, क्लियर है? अब अगर ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये आपका अगर मैं एक्स मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। अब अगर ये थीटा प्लस एक्स हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा प्लस एक्स, ये तो हो जाएगा। और अगर ये 180 माइनस 2 थीटा प्लस एक्स है तो ये 180 माइनस थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। और ये दोनों ट्राइंगल बेसिकली सिमिलर बनेंगे, PAQ। अच्छा हाँ, ये छोड़ो, अब देखो इतना ही रख लो, एक्स ना मानो, ये थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ। ठीक है, आपने कहा कि ट्राइंगल जो PQ ये PCA है, ट्राइंगल PCA ये सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्राइंगल PBC के। बोलो कैसे? देखो, एंगल P दोनों में बराबर है, एंगल P दोनों में बराबर है, और एंगल C इसका जो है वो उसका एंगल भी है, तो तीसरा अपने आप, यानी कि एंगल 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 से ये सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर हो गए तो आप कह देंगे कि PC बटे PA या PC बटे PB बराबर PA बटे PC कह देंगे, यानी कि PC गुणे PC यानी PC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PA इंटू PB। इसी वजह से जो लोग कह रहे थे कि ट्राइंगल पढ़ा के काहे ये पढ़ा रहे हो, इसी वजह से पढ़ा रहा था लल्ला। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि ये ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो अब आपने पढ़ लिया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ट्राइंगल देखो PCA और PBC में, PCA में P बराबर P के है, P दोनों में है, इसका C जो है वो इसका B है, और दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा यानी कि ये वाला कोण अपने आप इस कोण के बराबर हो जाए। बस अगर आपने ये लगा दिया तो आपने कहा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, तो PC का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB हो गया। बोलो, क्लियर हुआ? ये सारे लोग एक बार लिखेंगे कि जो ये डेरिवेशन था वो क्लियर हुआ। फिर मैं क्वेश्चन तब तक ढूंढ ले रहा हूँ इस पर। बोलो, क्लियर हुआ सबका? बहुत ही सुंदर। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखेंगे, CPO 2017 का प्रश्न है, CPO 2017 का। मैं अंग्रेजी में लिखे दे रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ साथ में। लिखो, इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, इन द गिवन फिगर
दिए गए चित्र में BD passes थ्रू सेंटर O, BD केंद्र O से होकर गुजरती है। AB बराबर 12, AC बराबर 8, तो रेडियस निकालना, रेडियस क्या होगी? ऑप्शन ले लो, 3√2, 4√3, 3√5, 3√3। बताओ, मैं फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। बताओ, कहा गया दिए गए चित्र में BD सेंटर O से होके जाती है, AB बराबर 12, AC बराबर 8 है, तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। फटाफट बताओ। AB 12 है, AB 12 हो गया, AC 8 है, AC 8 है, ये CD को X मान लो। आपको पता है AB टेंजेंट है, ACD सेकेंड है। फटाफट उत्तर निकालो, तब तक मैं समझाया दे रहा हूँ। कहा गया AB टेंजेंट है, ACD सेकेंड है। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि AB का स्क्वायर बराबर हो जाता है बाहरी भाग AC गुणे पूरा भाग AD, यानी 12 का स्क्वायर 144 बराबर 144 बराबर AC कितना है 8 गुणे पूरा कितना हो जाएगा 8 + x, क्योंकि इतना 8 है उतना x है। 8 से ये कटेगा, ये 18 हो जाएगा, यानी 8 + x बराबर 18, यानी हम कह सकते हैं AD पूरा 18 है। AD पूरा 18 है, यानी कि x बराबर 10 है। बोलो क्लियर? आपको पता है कि अगर O सेंटर है, यानी OB को अगर हम मिलाएंगे, जहाँ पे B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, तो OB परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था। बोलो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? कि अगर हम केंद्र से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएं तो वो जो रेडियस ड्रा होगी यानी OB, वो उसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। बोलो क्लियर? आपको पता है अगर रेडियस R माने तो ये R, तो ये R, बस यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस। ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस लगाओगे तो आपको पता है AD का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर यानी 2R का स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 बराबर 144 प्लस 4R स्क्वायर, यानी 4R स्क्वायर बराबर हो गया 180, यानी R स्क्वायर बराबर हो गया 45, यानी R बराबर 3√5। बोलो क्लियर? R बराबर 3√5 हो गया। बोलो क्लियर? सबका उत्तर आया, थर्ड ऑप्शन। बोलो क्लियर? तो हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बजा दिया जो हमने दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और सर्कल का ये 2017 का प्रश्न बहुत पुराना भी नहीं है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज आप घबराओगे तो गलत करके चले आओगे। ठीक है? बोलो क्लियर है? एक प्रश्न और ले लो 2018 CHSL का, ले लो CHSL 2018 का प्रश्न है। ये सब लिखते रहना, अच्छे प्रश्न है। कहा गया फॉर द सर्कल गिवन बिलो, लिखते रहो अंग्रेजी वाले, फॉर द सर्कल गिवन बिलो, फॉर द सर्कल गिवन बिलो फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फॉर द सर्कल गिवन बिलो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये फिगर दिया गया है, यानी दिए गए चित्र के लिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का मान याद करो। चलो, आपको ऑप्शन दिया गया है 8, 16, 12, 18, ये सेंटीमीटर में सारे दिए गए, यानी दिए गए चित्र के लिए यहाँ पे B सेंटर है इसका, आपको सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा का मतलब क्या होता है? व्यास, यानी डायमीटर निकालना है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर, यानी आप अगर रेडियस निकाल रहे हैं तो डायमीटर अपने आप निकल जाए। लगाओ, हमने कहा BT परपेंडिकुलर, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएं तो जो रेडियस फाइंड होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, यानी केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा, यानी स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पे मिलाने वाली त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब होती है। बस आपको पता है ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। अगर रेडियस 8 हो गई तो पूरा डायमीटर 16 हो जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न था, 18 में पूछा गया CHSL में। तो देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न धाए करके मारा, बिना पेन कॉपी उठाए। तो फिगर देखते ही ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर देना। अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आप गधे हो, ऐसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है? बोलो क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ लल्ला? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सही है। चलो चलो 2 प्रश्न और कर लो, CHSL का ही लिख लो। लिखो एन आर्क CHSL 2018 का, यानी एक चाप लेंथ 16 यूनिट, सबटेंड 16 पाई यूनिट कर लेना, यानी एक 16 पाई यूनिट लंबाई का चाप केंद्र पे 240 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपको रेडियस निकालनी है। यानी कि ये 2018 का प्रश्न है CHSL का। यानी कि एक आर्क जिसकी लेंथ 16 पाई यूनिट है, अगर सेंटर पे 240 एंगल सबटेंड करता है 240 डिग्री, तो आपको रेडियस निकालनी है। ऑप्शन है 6, 12, 24, 36। निकालो ध्यान से। आपको पता है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी एंगल 240। आपको पता है 240 रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 240, 60 तियाँ 60 चौको, यानी 4 पाई बटे 3 हो गया। ठीक है, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ से त्रिज्या बराबर हो जाएगी चाप बटे कोण। चाप कितना है 16 पाई, यानी रेडियस बराबर कितनी हो जाएगी, आर्क अपॉन एंगल, यानी 4 पाई बाई 3। 4 पाई से 4 हुआ, 4 तियाँ 12 हो गया। बोलो क्लियर हुआ? क्योंकि आपको पता है एंगल बराबर होता है कोण बराबर चाप आर्क बाई रेडियस त्रिज्या। यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, आर्क बाई एंगल हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बड़े आसान से हैं, ध्यान से देना। ठीक है, चलो अब देखो, हमने टेंजेंट सेकंड थ्योरम में, ये तो आपने सबने पढ़ा होगा कि ऐसा अच्छा होता है, लेकिन आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा कि इसके बीच का कोण अगर निकालना हो, यानी यहाँ पे कह दिया जाए कि PC और PB के बीच कोण थीटा बनता हो, तो आपका थीटा की वैल्यू कितनी होगी, निकालो। अगर कहूँ मैं PC टेंजेंट है, यानी PC कोई स्पर्श रेखा है, PAB सेकेंड है, तो PC और PAB के बीच कोण कितना बनेगा, बताओ फटाफट, कैसे निकलेगा? आपने नहीं पढ़ा तो लिख लो कि थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क AC, आर्क ये वाला बड़ा वाला आर्क, BC आर्क BC, यानी ये वाला आर्क। एक मिनट, मेजर ऑफ आर्क BC माइनस मेजर ऑफ आर्क कौन सा, छोटा वाला AC। बोलो क्लियर है? यानी आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है लला कि अगर हमें इस थीटा कोण की वैल्यू निकालनी है, तो हमें BC का अगर आर्क पता है, BC आर्क की लंबाई पता है, यानी ये वाली लंबाई पता है और ये वाली लंबाई पता है, तो आप निकाल लेंगे मेजर ऑफ आर्क BC माइनस मेजर ऑफ आर्क AC। ठीक है, यानी अगर कोण निकालना है स्पर्श रेखा और किसके बीच में, सेकेंड के बीच में, तो आपको इस चाप की लंबाई पता होनी चाहिए, इस चाप के दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? मान लो इसकी दूरी 16 यूनिट है, इसकी दूरी 18 यूनिट है, मतलब इसका 16 पाई है, इसकी वैल्यू 8 पाई, मान लो 8 पाई है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 16 पाई माइनस 8 पाई, यानी कि 8 पाई हो जाएगा, यानी ये 4 पाई इसकी लंबाई 4 पाई हो जाएगा थीटा की वैल्यू। अब थीटा 4 पाई पॉसिबल है नहीं, यानी कि 16, मान लो ये 6 पाई 8 पाई है, ये 7.5 पाई, ऐसे वैल्यू मानो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना मेरा मतलब है, यानी 16 पाई और ऐसा ना लेना कि 2 पाई से ज़्यादा हो जाए। मान लो यहाँ पे है 3/2 पाई, यहाँ पे है पाई। ठीक है, तो आप बता दो, तो आप कहेंगे हाफ इंटू 3/2 पाई माइनस पाई, पाई बटे 2, यानी ये पाई बाई 4 हो जाएगा। बोलो क्लियर? यानी इस आर्क की लंबाई इस आर्क की लंबाई घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ फॉर्मूला? सबने लिख लिया? यानी मेजर ऑफ बड़े वाले आर्क और छोटे वाले आर्क का जो डिफरेंस है उसका आधा। ये प्रश्न देखो, कहा कि 2 जीवाएं जब लंबवत होती हैं, मान लो वृत्त कोई है, उसकी 2 जीवाएं लंबवत हैं। 2 जीवाएं कौन सी है, नामकरण कर दो, यानी कि यहाँ पे लिख दो 2 कॉर्ड्स हैं ABCD, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्या करते हैं, SSC में अभी तक नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी वो पूछने लगे हैं कि भैया अगर एक जीवा AB दूसरी जीवा CD पे परपेंडिकुलर हो, यानी इफ़ AB एंड CD आर 2 कॉर्ड्स एंड AB इज परपेंडिकुलर टू CD, यानी AB और CD जीवाएं लंबवत हों,
तो अगर वृत्त के व्यास की वैल्यू पूछी जाए, यानी यहाँ पे डायमीटर ओ सेंटर ओ हो, तो यहाँ पे लिख लेना, एक फार्मूला होता है कि डायमीटर यानी व्यास कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा अंडर रूट में इनके छुटकू छुटकू जो भाग है, जैसे इतने की लंबाई अगर W है, इतने की लंबाई अगर Y है, इतने की लंबाई अगर X है, इतने की लंबाई Z है, तो सबके स्क्वायर का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस W स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। बोलो क्लियर है? यानी अगर मैं इसकी वैल्यू दे दूँ 5, इसकी वैल्यू दे दूँ 6, इसकी वैल्यू दे दूँ 7, इसकी वैल्यू दे दूँ 8, तो आप कहेंगे कि डायमीटर कितना हो जाएगा। अगर मैं कहूँ, देखो अगर मैं कह दूँ, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पर अगर आपसे डायमीटर यानी वृत्त का व्यास पूछ लिया जाए और कह दिया जाए दो जीवाएं लंबवत हैं जो इतने इतने के खंड में टूटती हैं, तो आप कह देंगे व्यास बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये 85 हो गया और ये दोनों 89 हो गया। 85 89 170 4 174 हो जाएंगे। ठीक है, बस आपका उत्तर हो जाएगा, व्यास की वैल्यू हो जाएगी 5 4 9 9 18 6 24 3 2 5 4 9 6 15 2 17। बोलो क्लियर है? यानी अगर दो जीवाएं लंबवत हैं और ये W और Z के फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, मतलब लंब होने के बाद जो चारों टुकड़े बनते हैं उनकी लंबाइयां अगर आपको दी गई हैं, तो आपका डायमीटर यानी वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, अंडर रूट में चारों जो छोटे छोटे छुटकू छुटकू खंड हैं उनके वर्गों का योग। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आप पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना आप कि डायमीटर आराम से निकाल सकते हैं अगर दो जीवाएं लंबवत हैं। ठीक है, बोलो क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो सारे पे क्वेश्चन करवा लूंगा, अभी क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी का नहीं, मैंने इसी वजह से यहाँ पे वैल्यू देके करवा लिया। बोलो क्लियर है? चलो लिख लिया। कहा गया कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं अगर ड्रा की जाए तो क्या होता है। आपको मैं बता दूं कि अगर किसी एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं ड्रा हो रही हैं, किसी भी वृत्त पे अगर एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं ड्रा हो रही हैं तो उनकी लंबाइयां समान होती है। पहली चीज आपको मैंने बताया, आप लिख लो कि इफ two tangents are drawn from an external point P to the same circle, then length of both tangents will be equal। यानी कि अगर किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो उनकी लंबाइयां समान होती है। पहली चीज लिख लो ये कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं, एक AP है एक AQ है, यानी AP बराबर AQ होगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी अगर किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो AP और AQ की लंबाइयां समान होंगी। अच्छा, AP अगर समान हो गया AQ के, आपको पता है ये भुजा कॉमन है और ये कोण 90 इधर, ये कोण 90 इधर, तो हम कह सकते हैं कौन कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप कहेंगे AOP जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOQ के। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा नहीं, सर्वांग हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली भुजा रेडियस इसके बराबर हो जाएगी। यानी ये दोनों जो ट्रायंगल बनेंगे, आप देखो अगर सेंटर से इसको मिला दें जहाँ से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची थी, तो जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं यानी ये वाला और ये वाला दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। बोलो क्लियर? तो यहाँ से हमें बस इतना सीखना था कि अगर इसकी लंबाई 12 है तो इसकी लंबाई भी 12 होगी। बोलो क्लियर है? चलो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अब इस पर एक क्वेश्चन दूँ, चलो लिख लो 5 रेडियस वाले वृत्त की उस स्पर्श रेखा की क्या लंबाई क्या होगी जो 13 सेंटीमीटर स्थित बिंदु से खींची गई है। निकाल लो, लिख लो। यानी कि सेंटर से बिंदु की डिस्टेंस है 13, आपको रेडियस दी गई 5, तो आपको लंबाई निकालनी है उसकी। किसकी लंबाई निकालनी है? टेंजेंट की लंबाई निकालनी है। निकाल लो। बहुत सुंदर। आपने कहा ये 13 है, ये 5 है, ये समकोण है, तो ये 12 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा हमने कहा कि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, तो हमने पढ़ लिया कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें और सीखेंगे। देखो मैंने कहा ए कोई बिंदु है जो ओ जहाँ पे, जिससे मतलब ओ केंद्र वाले वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं AB और AC ड्रॉ की गई। बोलो क्लियर है? ड्रॉ कर सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या काम कहा, मैंने कहा एक और स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दो यहाँ से या इस पर, मान लो इसको D मान लो, इसको E मान लो और इसको M मान लो। बोलो क्लियर है?
मैंने क्या काम कहा, ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट से जो ड्रॉ की गई हैं किसी पॉइंट से, ठीक है, ए से किसी सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है। तो हमने क्या कहा कि एक डी भी खींच लो, जहाँ पे डी बी ए बी पे लाई कर रहा हो और ई ए सी पे लाई कर रहा हो। आप मुझे बताओ कि ट्रायंगल ए डी ई का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए डी, पेरीमीटर ऑफ ए डी। आप कहेंगे पेरीमीटर ऑफ ए डी कैसे निकलेगा, आप कहेंगे ए डी प्लस डी एम प्लस एम ई और प्लस ई ए हो जाएगा। बोलो क्लियर। देखो हमने कहा कि ए डी ई का अगर हम इसका पेरीमीटर निकालने जाए तो हम ए डी को जोड़ेंगे, डी एम को जोड़ देंगे, एम ई को, यानी पूरे डी ई को जोड़ दिया और ए ई को जोड़ दिया, तो हमारा पेरीमीटर है। बोलो क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि डी बी बराबर डी एम होगा, डी बी बराबर डी एम होगा, क्यों? क्योंकि डी एक ऐसा बिंदु है जहां से दो स्पर्श रेखाएं डी बी और डी एम किसी वृत्त पे खींची गई। देखो डी से दो स्पर्श रेखाएं डी एम और डी बी, दो टेंजेंट्स ही तो हैं, डी बी और डी एम दो टेंजेंट है तो इनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। और ऐसे अगर मैं बात करूँ ई से दो स्पर्श रेखाएं ई एम और ई सी खींची गई हैं तो ई एम बराबर ई सी होगा। अब यहाँ पे रख दो, यानी ए डी प्लस पेरीमीटर कितना निकल के आ रहा है, ए डी प्लस डी एम की जगह पे डी बी और प्लस ऐसे एम ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी ई, यानी इसको सी ई लिख दो और प्लस ई ए को ए ई लिख दो, यानी आप कहोगे ए डी प्लस डी बी यानी ए बी प्लस सी ए प्लस ए ई, या ए ई प्लस, देखो सी ए ई को पहले लिख दो ए ई और प्लस सी को ई सी लिख दो, यानी ये हो गया ए बी प्लस ए ई प्लस ई सी यानी ए सी। बस अब आपने कहा ए बी बराबर ए सी है। बोलो क्लियर है। ए बी बराबर ए सी है या नहीं, क्योंकि ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, यानी ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगे तो ए बी बराबर ए सी होंगे, तो चाहे इसको 2ab लिखो चाहे 2ac लिखो। यानी हमने कहा पेरीमीटर ऑफ ए डी ई दिया गया है। अगर हमसे कह दिया जाए कि पेरीमीटर ऑफ ए डी ई गिवन है तो हम ए बी की लंबाई निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। यानी पेरीमीटर ऑफ ए डी ई अगर दिया गया है तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अब ऐसे कह दिया जाता है प्रश्नों में, समझ आया ना। हमने क्या काम कहा, हमने कहा ए डी का पेरीमीटर क्या होगा, आपने कहा ए डी प्लस डी एम प्लस एम ई प्लस ए। आपको होता है डी एम बराबर डी बी, क्योंकि डी बिंदु से दो स्पर्श रेखा है, ई एम बराबर ई सी, क्योंकि इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा है तो ई एम और ई सी बराबर होगा। अब आपने कहा ए डी प्लस डी एम की जगह पे डी बी लिख दिया, ए डी प्लस डी बी, ऐसे एम ई की जगह पे हमने ई सी लिख लिया तो ये सी हो गया। अब आप सी या ई सी कहें तो आपने कहा फिर ए डी प्लस डी बी ए बी हो गया। देखो ए डी प्लस डी बी, ए डी इतना वाला भाग प्लस डी बी तो पूरा ए बी हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूँ ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ए सी हो गया। तो आपने कहा ए बी प्लस ए सी, और आपको पता है ए बी और ए सी भी किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तो भी बराबर होगी, यानी 2ab या 2ac। तो आप लिख लो कि अगर पेरीमीटर ऑफ ए ओ ई पूछा जाए तो 2ab या 2ac होगा। बोलो क्लियर। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो कह दिया जाता है कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाओं को बढ़ाया गया है। मान लो ऐसे, देखो कहा क्या जाता है कोई त्रिभुज है ए बी सी, मान लो ये त्रिभुज है, ये देखो ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं ए बी और सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है। कहा गया कि अगर ए बी सी का परिमाप, ठीक है, ए बी सी या स्पर्श रेखा यानी ए टी की लंबाई ए टी बराबर 12 हो तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बताओ, पेरीमीटर निकालो। यानी आपसे कह दिया जाता है कि त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं ए बी और ए सी को एक्सटेंड किया जाता है टिल पॉइंट डी एंड ई, ठीक है, और एक वृत्त ऐसा बनता है जो ए बी के बढ़े हुए भाग को टी पे, बी सी को और ए सी के बढ़े हुए भाग को टच करता है। तो अगर आपसे पूछ ले ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा तो आप कहेंगे कि 2 इंटू ए टी की लंबाई या 2 इंटू ए टी डैश की लंबाई के बराबर होगा। बोलो क्लियर है। अब ए टी अगर 12 दिया गया है तो आप ए बी सी का परिमाप 12 दूना 24 सीधे मार्क कर देंगे, और ये कोई जादू नहीं है, आपने डिराइव किया इस वजह से आप यूज करो। बोलो क्लियर है। आपने डिराइव किया इस वजह से यूज कर रहे हो, नहीं यूज कर रहे हो, बस काम खत्म हो गया। यानी अगर आपको पेरीमीटर दे दिया जाए तो आप इसकी टेंजेंट की लंबाई निकाल लोगे, या टेंजेंट की लंबाई दे दिया जाए तो पेरीमीटर निकल जाएगा। बोलो निकलेगा या नहीं निकलेगा।
बोलो निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब इस पर एक क्वेश्चन सीधे लिख लो, एसएससी में पूछा गया, लिख लो, लिखो, ये सर्कल एक्सटर्नली टच साइड QR of a triangle PQR at M. PQ produced at S and PR produced at T. If PS is equal to 20 centimeter, then perimeter of PQR. लिखो, हिंदी वाले लिखो, लिखो कि एक सर्कल है जो त्रिभुज PQR की भुजा QR को M पे टच करता है, बढ़ाई हुई PQ को S पे टच करता है और PR को T पे टच करता है। अगर PS 20 है तो PQR की वैल्यू निकालो, PQR बना लो। ये देखो, PQR कोई त्रिभुज है, PQ के बढ़े हुए भाग को S पे टच करता है, PR के बढ़े हुए भाग को T पे, और QR को कहाँ पे टच करता है, M पे टच करता है। आपसे कहा गया अगर PS 20 है तो PQR का एरिया, PQR का पेरीमीटर निकाल। आपको पता है PS 20 है तो त्रिभुज PQR का जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा लल्ला, फटाफट बता दो। त्रिभुज PQR का पेरीमीटर कितना हो जाएगा बताओ, बिल्कुल 2 टाइम्स ऑफ PS हो जाएगा। PS दूना 20 दूना 40। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, धाए धाए करके उड़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर हुआ। तो ऐसे जब सारे फॉर्मूले आप डिराइव करके रखोगे तभी आप कर पाओगे। बोलो क्लियर। चलो बहुत सुंदर, नोट्स में होना चाहिए सारी चीज। अगला कॉन्सेप्ट देखो, व्हेन टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, यानी दो जीवाएं लिख लो, दो जीवाएं किसी वृत्त की काटती हैं एक दूसरे को, यानी काटने दौड़ती हैं नहीं, काटती हैं अगर एक दूसरे को, तो क्या होता है ना। मैंने कहा कि दो जीवाएं हैं, जीवाएं क्या होती है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, यानी कि AB एक जीवा हो गई, एक CD हो गई, यानी कि दो कॉर्ड ली हमने AB और CD जो इंटरसेक्ट करती हैं बिंदु E पे। अगर ऐसा दे दिया जाए कि किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं AB और CD, AB और CD दो जीवाएं हैं, वो इंटरसेक्ट करती हैं E पे, यानी काटती हैं एक दूसरे को E पे, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो पार्ट बनेंगे यानी AE गुणे EB, यानी AB के दो पार्ट हो रहे हैं AE और EB, और CD के दो पार्ट हो रहे हैं CE और ED, उनका जो गुणनफल होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि इफ लिख लो, अंग्रेजी में अगर लिखना चाहो, यानी इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट देन प्रोडक्ट ऑफ देयर पार्ट्स आर कांस्टेंट, यानी अगर वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तेज लिखो, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके छुटकू छुटकू भागों का, यानी उनके भागों का गुणनफल सदैव नियत रहता है, यानी AE इंटू EB बराबर CE इंटू CD, यानी AE ये पार्ट इंटू EB बराबर CE ये पार्ट इंटू ED। ये पार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो क्लियर है। कैसे होता है उस पर दिमाग न लगाओ, नहीं तो अभी मुझे डिराइव करना पड़ेगा 1.5 पेज। आप ये पता होना चाहिए कि अगर दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं लला, तो आपको बस इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि दोनों जीवाओं का जो छोटे छोटे पार्ट बन रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी AB के दो पार्ट बन रहे हैं AE और EB, उनका गुणनफल, ऐसे CD के दो पार्ट बन रहे हैं एक CE एक ED, तो दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लिख लिया सबने, इस पे क्वेश्चन करें, ठीक है। चलो कर लेते, लिखो, इस पे एक क्वेश्चन लिख लो। मैंने कहा AE पार्ट 3 है, ये लिखो, इन अ सर्कल ऑफ सेंटर O, यानी O केंद्र वाले वृत्त में AB बराबर 9 है, AB 9 है, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट E, ED 6 है और AE 3 है। तो आपको निकालना है
सी की लंबाई, सी डी की लंबाई निकालें। आपको लिखना है कि किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पे काटती हैं। अगर ए बी बराबर 9 है, ई डी बराबर 6 है, ए ई बराबर 3 है, तो सी डी की लंबाई निकालो। आपको दिया गया ए ई बराबर 3 और पूरा ए बी 9, यानी कि ई बी 6 हो गया। आपने कहा ई डी बराबर 6 है, ई डी बराबर 6 है, तो सी की लंबाई x मान। तो आपको पता है कि अगर दो जीवाएं काटे तो ए ई इंटू ई बी बराबर कितना होना चाहिए, सी ई इंटू ई डी होना चाहिए। यानी आपने कहा 3 गुणे 6 बराबर x गुणे 6, यानी कि x बराबर 3 हो गया, यानी कि ये सी की लंबाई कितनी हो गई, 3। अब सी 3 हो गया, ई डी 6 है, तो पूरा सी डी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, उड़ा दोगे? बोलो क्लियर है ना? बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब जरूरी ये नहीं कि वे काटती हैं तो उनकी लंबाई, आपने ये तो जरूर किसी न किसी ने पढ़ाया होगा। अब ये बताओ कि अगर ये दोनों थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट है। जो अपने स्टार बैच की खासियत है वो ये है कि कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। ये नहीं कि आपका एक बार प्री बैच आए, फिर मेंस बैच आए, फिर टीचर जो भूल गए हैं वो बैच आए, फिर टीचर जो नहीं पढ़ाना चाहते कि उनका अगला कोर्स कौन खरीदेगा वो बैच आए, फिर टीचर को जो नहीं आता वो बैच आए। ऐसा नहीं, स्टार बैच मतलब कंप्लीट बैच। तो यहाँ पे अगर थीटा निकालना है, यानी कि दोनों जीवाएं थीटा एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी? बताओ बताओ बताओ। आप कहेंगे थीटा बराबर, अभी हमने निकाला था, थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क बड़ा वाला माइनस मेजर ऑफ आर्क छोटा वाला। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। यानी बड़े वाले आर्क की इसकी लंबाई दे दी जाए और इसकी लंबाई दे दी जाए, अगर ये कोण थीटा है तो आपको पता चल गया हाफ टाइम्स ऑफ बड़ा वाला आर्क माइनस छोटा वाला आर्क। अगर कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये है, काट रही हैं अगर तो प्लस करना पड़ेगा, अगर अंदर काट रही हैं तो प्लस करना पड़ेगा, अगर बाहर काट रही होती तो निगेटिव। आपको पता है कि बाहर अगर दो जीवाएं काटे एक दूसरे को, ये ऐसे करके काटे, तो ये वाला जो कोण होता है वो बड़ा वाला पार्ट में से छोटा वाला पार्ट घटाते हैं। लेकिन अगर अंदर काट रही हैं तो अंदर काटने पे यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है? यानी बड़ा वाला आर्क प्लस छोटा वाला आर्क, ठीक है? यानी बड़ा वाला आर्क बी डी प्लस छोटा वाला आर्क ए सी। बोलो क्लियर है? यानी कि पी ए और पी बी का जो गुणनफल, यहाँ से दो चीज़ें हमने सीखी, एक ए ई और ई बी का गुणनफल बराबर हो जाएगा सी ई और ई डी के गुणनफल के, और ऐसे अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो थीटा बराबर हो जाएगा बड़ा वाले आर्क की लंबाई प्लस छोटे वाले आर्क की लंबाई बटे 2। बोलो क्लियर है? अब आपसे अगर कहीं कोई एंगल पूछ ले, कोई मतलब एसएससी पूछेगा और कोई फूफा जी थोड़ी आएंगे पूछने, कोई मतलब जब कहा करूँ तो कोई मतलब समझ जाया करो, ठीक है? चलो, इस पे पूछा गया सीजल 2019 में पूछा गया एक प्रश्न, लिख लो सेम कॉन्सेप्ट पे। सीजल 2019 का प्रश्न है, उड़ा दो धाए करके। इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया एक प्रश्न, लिख लो, सीजल 19 का प्रश्न है। सीजल 19 हेडिंग डाल देना कि पूछा गया प्रश्न है टीयर 1 का। कहा गया ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर बिंदु पी पे काटती हैं, यानी ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट इंटरसेक्ट एट पी इनसाइड द सर्कल। बोलो क्लियर? जितना तेज बोलता हूँ उतना तेज आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपसे नहीं लिखा जाता तो आप बुद्धू हो, ठीक है? अगर इसी का उत्तर किसी का गलत आया तो समझ लेना वो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं भैया खाल खींच लूँगा। सी डी की लंबाई निकालनी है, ठीक है? 4.8, 9.8, 6.8, 7.8। देख रहे हो एसएससी ऑप्शन कैसे दे रही है? 0.8 जो कह रहे थे डेसिमल प्लेस निकाल के कर लिया करो। करो, हर प्रश्न में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। चलो करो। चलो बताओ। आपने कहा ए बी और सी डी एक दूसरे को काटती हैं, मैंने फटाक बना दिया, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये पी पे काटती हैं। अब आप फटाफट लिख लो। ए बी बराबर 10 है, ए बी पूरा 10 है, ए पी 4 है, यानी ये 4 हो गया तो ये 6 हो गया। सी पी कितना दिया गया, पी सी 5 है। आपको सी डी की लंबाई निकालनी है। अगर हम पी डी को एक्स मान लें तो आपको पता है सी डी के दो पार्ट हो रहे हैं 5 और एक्स, तो 5 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा। ए बी के दो पार्ट हो रहे हैं ए पी 4, पी बी 6, यानी 5x बराबर 24, यानी x बराबर 4.8। अब x बराबर 4.8 हो गया तो सी डी पूरा कितना हो जाएगा, 5 + 4.8 यानी कि 9.8। बोलो क्लियर हो? तो आपने फॉर्मूला लगाना है कि किसी भी अगर दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके द्वारा जो छोटे छोटे खंड बन रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। आपको सोचना ही नहीं है ज़्यादा, बस 9.8 मार्क कर देना। किसी का उत्तर गलत आया
तो भैया अपने आप को गाल पे एक थप्पड़ मार लो, फटाक करके मार लो, मुझे मारने की जरूरत ना पड़े आपको। सीजल 19 का ही एक प्रश्न है, लिख लो, ये भी लिखो लिखो लिखो। कहा गया एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक आर्क है ABC जो केंद्र पे 140 अंश का कोण बनाता है। मान लो ये केंद्र है O, ABC कोई आर्क है जो 140 अंश का कोण बनाता है यहाँ, ठीक है, बोलो क्लियर है। कहा गया AB को प्रोड्यूस किया जाता है, कॉर्ड AB इज प्रोड्यूस टू P, ये P तक बढ़ाया जाता है। कहा गया CBP की वैल्यू बतानी है, बताओ, मैं प्रश्न लिख दूं। कहा आपको सीधे लिखना है कि आर्क ABC बनाता है 140 अंश का कोण सेंटर पे, ठीक है। AB जीवा को आगे बढ़ाने पे P तक बढ़ाया जाता है। आपको दिया गया कि निकालना क्या है, CBP की वैल्यू निकालनी है। आपको ऑप्शन दिया गया 40 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। बोलो क्लियर है। सीजल 19 का प्रश्न है, धाए करके इसको थप्पड़ मार के करो। भाई साहब इतना गंदा गंदा घटिया घटिया प्रश्न सीजीएल में आता है, विश्वास ही नहीं कर सकते। तब तक मैं चाय की एक सिप मारता हूँ, आप देखो केवल, आपसे तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके धाए करके मार दो। हाँ, मज़ा आ गया भाई। आपके उत्तर करने से नहीं, मुझे प्रश्न ये प्रश्न अगर नहीं हुआ ना तो समझ लेना सीजीएल 19 आप निकाल नहीं पाओगे। देखो अगर मैं जीवा AC ड्रा कर दूँ तो केंद्र पे 140 अंश का कोण बनाती है, तो ये जीवा परिधि पे 140 का आधा यानी 70 का कोण बनाएगी। क्योंकि आपको पता है अगर कोई कॉर्ड एंगल सबटेंड करती है थीटा सेंटर पे तो सरकमफ्रेंस पे θ/2, यानी अगर कोई केंद्र पे थीटा कोण बनाती है परिधि पे θ/2 बनाएगी। अब अगर ये 70 हो गया, बस आपने अल्टरनेट वाला थ्योरम पढ़ा था, क्या नाम था, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, कि अगर कोई कॉर्ड बताओ, वो छोड़ो, मान लो ये डी पे कोई बिंदु बनाती है, वो थ्योरम भी छोड़ दो। अब तो बता दो लल्ला, अब तो बता दो। अब ये आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला प्रॉपर्टी मैंने बताया था, नहीं बताया तो भी देख लो। मैंने बताया कि ABCD अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों शीर्ष किस पे आ गए, सरकमफ्रेंस पे। अब अगर ये 70 है, मतलब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश, यानी ये 70 तो ये 110, भी 110 हो गया तो ये 70 हो गया। CBP निकालना था। यानी कि आपने क्या सीखा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखा, सबका उत्तर 70 आया, बहुत सुंदर। अब यहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा, क्या सीखा, मान लो यहाँ पे 130 होता, मान लो दूसरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 130, यहाँ पे होता 65, यहाँ पे कितना हो जाता है 115, फिर ये कितना हो जाता है 65। यानी आपने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखा, क्या, कि अगर ये O हो, ठीक है, ये 100 मतलब थीटा कोण बन रहा हो यहाँ पे, मैं ऐसे बढ़ा के इसको यहाँ पे पूछूँ कितना कोण बनेगा, तो आप कितना कह दोगे, बताओ। ये मान लो A हो, ये B हो, ये C हो, ये D हो, आप बताओ मुझे मुझे बताओ अगर AB जीवा O सेंटर पे थीटा कोण बनाती है तो BCP की वैल्यू कितनी होगी, BCD की। आपको कि नॉर्मल सी बात है, AB सेंटर पे थीटा यानी यहाँ कहीं पे θ/2 बनाएगी। अगर ये θ/2 है तो ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल गया, यानी ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस θ/2। अगर 180 माइनस θ/2 है तो ये θ/2 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है तो BCD अपने आप θ/2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पता होता तो आपको ये दिया गया था 140, ये अपने आप 70 हो जाता। बोलो क्लियर है। ऐसा प्रश्न 2019 में फिर पूछा गया, लो कहा गया ये वाला एंगल अगर 132, आप देख लेना, ये है 12 तारीख का, 12 अगस्त 12/6/2019 का शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न सीजीएल में कि जो AOB है वो 132 अंश है, तो आपको बताना है CBP यानी ये वाला कोण बताना है कितना होगा, बताओ, ये वाला कोण बताना है, BCD बताना है आपको। क्या अगर ये 132 होते हैं अपने आप 66 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस सही है, बोलो। अगर ये 132 है लल्ला तो ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब ये 66 हो गया तो ये कितना हो जाएगा
अपने आप ही छाछट हो जाए। बोलो क्लियर है? समझ आया ना सबको? बस क्लियर हो गया। अगला कॉन्सेप्ट लिखो। लिखो व्हेन द देयर आर 2 सेकेंड्स ऑफ अ सर्कल, यानी एक ही वृत्त की 2 छेदक रेखाएं हो तब क्या होता है? तब क्या होता है? कुछ तमाशा थोड़ी होता है, तभी भी कोई फॉर्मूला आता होगा। इस पे भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे। अगर वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हों, ठीक है, 2 छेदक रेखाएं हों, तब क्या होता है? बताओ क्या होता है? बस नॉर्मल सी बात है। वृत्त की 2 छेदक रेखाएं हों तो आपको पता है कि क्या होता है। आप कहेंगे कि अगर ये बिंदु ए है या पी मान लो, हाँ ए मान लो, ए से 2 छेदक रेखाएं ए बी डी और ए सी ई ड्रॉ की गई हैं, तो आपको क्या काम करना है? बाहरी पार्ट क्या है? ए बी डी का, जो ए बी डी पहली छेदक रेखा है, यानी ए बी डी पहली सेकंड जो है, उसका बाहरी पार्ट क्या है? ए बी, और गुणे पूरी लंबाई ए डी बराबर होगा दूसरी वाली का बाहरी पार्ट और गुणे पूरी लंबाई। बस नॉर्मल सा फॉर्मूला ये भी है कि ए बी गुणे ए डी बराबर ए सी गुणे ए ई। बस नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ए बी गुणे ए डी बराबर ए सी गुणे ए ई, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। बोलो क्लियर? यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी इसका बाहरी भाग है तो बाहरी भाग गुणे पूरा बराबर इसका बाहरी भाग गुणे पूरा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बोलो क्लियर? और अगर यहाँ पे भी अगर एंगल थीटा पूछ लिया जाए कि अगर इनके बीच एंगल थीटा बनता है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे थीटा बराबर हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ आर्क डी की लंबाई और माइनस आर्क बी सी की लंबाई, आर्क बी सी की लंबाई। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लो कि अगर 2 सेकेंड हो, ये मान लो कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो आप कहेंगे ए बी इंटू ए डी, यानी कि अंदर देखो ये बाहर वाला भाग और गुणे पूरा भाग बराबर इसका बाहर वाला भाग गुणे पूरा भाग। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप जाओ ख़त्म हो, फिर कुछ दिक्कत नहीं है। आपको तय है, निश्चित है फेल होना। ठीक है, निश्चित है फेल होना। अगर पढ़ लोगे तो नहीं फेल होगे। बोलो क्लियर है? बस सही है। अगर क्लियर है तो इस पे क्वेश्चन करें इस पे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन पहले मुझे बताओ, लिखो ये है सीजीएल 2019 का, ये भी प्रश्न है सीजीएल मेंस 2019 का है। ठीक है, सीजीएल 2019 मेंस का टीयर 2 का। लिख लेना। लिखा है कि कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू पी। कोई जीवा ए बी है जो पी तक बढ़ाई जाती है। कॉर्ड ए बी जो है वो पी तक बढ़ाई जाती है। मान लो ये ए बी है, ये पी तक बढ़ा दी गई, ये ए है, ये बी है, ये पी तक बढ़ा दी गई। कहा गया सर क्वेश्चन में कि कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू पी एंड सी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट पी सी इज टेंजेंट टू सर्कल। यानी सी कोई बिंदु है जहाँ पे पी से एक टेंजेंट ड्रा हो जाती है, यानी पी सी टेंजेंट हो। सी वृत्त पे कोई बिंदु है जहाँ पे पी से टेंजेंट ड्रा हो जाती है। बोलो क्लियर? अब कहा गया अगर पी सी 18 हो, बीपी यानी कि ये 15 हो, तो ए बी की लंबाई निकालनी। बोलो कितना सड़ा सा प्रश्न है ये। सीजीएल मेंस 2019 का प्रश्न है। आप जाके देख लेना, 11 सितंबर वाले पेपर में आया हुआ है। 5.8, 6.6, 6.2, 8.5। आपको क्या दिया गया? कहा कि ए बी कोई वृत्त की जीवा है, यानी कॉर्ड है, जो इसको बढ़ाने पे पी बिंदु तक बढ़ाया गया। वृत्त पे कोई बिंदु सी है जहाँ से पी से ड्रा करने पे पी सी एक स्पर्श रेखा मिलती है। आपको दिया गया पी बी 15 है, पी सी 18 है, तो ए बी की लंबाई निकालो। सीजीएल मेंस का प्रश्न, थप्पड़ मार के करो, बेइज्जती कर दो इस क्वेश्चन की। तब तक मैं रोटी खा लेता हूँ। सुबह की रोटी शाम को खाते हो? मैं तो भैया बहुत सही खाता हूँ। बताओ। बहुत सही लल्ला, बताओ। आपने कहा पी सी टेंजेंट है, राइट? पी बी ए हमारा सेकेंड है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी इंटू पी ए। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? टेंजेंट सेकेंड थ्योरम के अंदर पी इंटू पी, यानी 18 का स्क्वायर 324, या 18 गुणे 18 लिख लो, बराबर 15 इंटू 15 प्लस एक्स।
इसको काटोगे 1.2 दे देगा। 18 गुणे ये 21.6 बराबर 15 प्लस एक्स, यानी एक्स बराबर 6.6। सबका उत्तर आ गया लला। और लाइक कौन करेगा बे? बस सही है, सही है, सही है। चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लिख लो, सीजीएल मेंस का ही एक प्रश्न और लिख लो। लिखो कि एसी और बीडी दो जीवाएं हैं जिनको बढ़ाने पे ई पे मिलती हैं। किसी वृत्त की एसी और बीडी आर टू कॉर्ड्स व्हेन प्रोड्यूस मीट एट ई। एसी और बीडी दो जीवाएं हैं जो प्रोड्यूस करने पे ई पे मिलती हैं। ठीक है। कहा गया ए बी डायमीटर ये व्यास है वृत्त का, थोड़ा सा सुंदर बनाओ, व्यास लग ही नहीं रहा है। ठीक है। एसी और बीडी ऐसे बनाओ, एक मिनट। ये यहाँ कहीं पे मिलती हैं। एसी और बीडी दो जीवाएं हैं, एसी बीडी ई पे मिलती हैं। ए बी व्यास है, ए बी डायमीटर। सीजीएल मेंस का प्रश्न 12 सितंबर का। बोलो क्लियर है। ए ई बी बराबर आपको 68 डिग्री दिया गया है, तो आपको निकालना है डीओसी की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालो, ये ओ सेंटर, डीओसी की वैल्यू निकालनी है। चलो फटाफट बताओ। ए बी और सी डी, ए सी और बी डी बस कॉर्ड है, इसमें कुछ रंगीन बात नहीं है। ये 32 डिग्री आपको दिया गया पहला, 22 डिग्री दिया गया दूसरा, 30 डिग्री दिया गया तीसरा, 44 डिग्री दिया गया चौथा, और आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। और आपका जो ये प्रश्न है वो सीजीएल मेंस का है, 2019 का टीयर 2 का प्रश्न है, 12 सितंबर का। अब अगर कोई कहे कि मेंस में कठिन प्रश्न आता है, मैंने जान ले लेनी है उसकी। बताओ, प्रश्न का उत्तर सबका सही होना चाहिए। मैंने ड्रा कर दिया। इस क्वेश्चन को करने का अगर मैं एक शॉर्टकट बताऊं आपको, आप एक काम करो, इसको पहले एक फार्मूला जनरेट कर लो, उसके बाद करो। ठीक है। आप लिखो ए बी डायमीटर है, पहले ऐसे बना लेना, ए बी डायमीटर है। एक ये हो गया, एक मान लो ये हो गया। ठीक है। ये मान लो ए है, ये डी है, ए डी बी सी दिया गया था ना, ए सी बी डी। ठीक है। ए सी बी डी, और ये काटते किस पे हैं? ई पे काटते हैं, यानी दिस वन इज ई। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। ये ई हो गया, राइट। अब देखो क्या दिया गया, क्योंकि ए सी बी डी ई पे मिलते हैं। आपको निकालना क्या है? डी ओ सी की वैल्यू निकालनी। ओ सेंटर है, इस वाले कोण को निकालना है। ठीक है। डी ओ सी कोण को निकालना। अगर मैं इस कोण को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूँ, या थीटा नहीं छोड़ो, इस कोण को थीटा मान लो। ठीक है। इस कोण को एक्स मान लो, तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों साइड बराबर है, यानी रेडियस के सामने का कोण। ठीक है। यानी ये हो जाएगा 180 माइनस 2x। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे अगर मैं इसको y मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2y। मैं फार्मूला जनरेट करवा रहा हूँ, ध्यान से देख। अब आपको पता है ये पूरा कोण एंगल ए ओ बी पूरा 180 है, तो अगर मैं डी ओ सी की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊँ तो डी ओ सी कितना हो जाएगा? डी ओ सी कितना हो जाएगा? आपका एंगल डी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 में से इन दोनों का योग घटा देंगे, यानी 360 माइनस 2x माइनस 2y, यही तो होगा। यानी घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 180, डी ओ सी की वैल्यू। आपको पता है कि देखो, अगर ट्रायंगल ए बी ई में आओगे, ट्रायंगल ए बी ई में अगर आओगे, तीनों कोणों का योग ले लो, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस, ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस थीटा बराबर 180। ऐसा पता है आपको, x प्लस वाई प्लस थीटा बराबर 180। यानी अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई निकालने जाऊँ तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, हो जाएगा। अब इसमें पुट कर दो, यानी क्योंकि आपको थीटा ही पता है, आपको एक्स वाई तो पता नहीं है कि एक्स वाई के फॉर्म में आप निकाल लोगे, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा कोण डी ओ सी बराबर कितना? 2x प्लस 2y, यानी कि 360 माइनस 2 थीटा माइनस 180, यानी कोण डी ओ सी का फॉर्मूला आ गया 180 माइनस 2 थीटा। बस काम खत्म। अब आपका कुछ भी आए दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता है ए बी डायमीटर है, ए सी और बी डी को मिलाने पे एक ए पे मतलब ई पे काटते हैं, थीटा की जो वैल्यू दी रहेगी उसका दुगना 180 में से घटा देंगे तो इस कोण की वैल्यू आ जाएगी। और हमारा थीटा बराबर दिया कितना गया था? 68 अंश, यानी ए ई बी 68 अंश दिया गया था, यानी थीटा बराबर 68, तो यहाँ का उत्तर हो जाएगा 180 माइनस 68 दूना 136, यानी कि 44 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। कितना? 44 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। 180 में से 136 घटाएंगे, 44 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो सही है, बोलो सही है।
तो आपने ये फॉर्मूला नोट कर लेना है कि अगर आपने क्या कहा 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, यानी आपको सीधे सीधे एक फॉर्मूला नोट करना है कि अगर ए सी और बी डी दो जीवाएँ हैं, वो ई पे काटती हैं, ए बी डायमीटर है, तो एंगल जो डी ओ सी होता है वो 2 टाइम्स ऑफ होता है 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कौन सा, जो बाहर एंगल बनता है यानी कि ए ई बी का। ठीक है, बोलो क्लियर है। 180 माइनस 2 टाइम्स। तो ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप आराम से कर लोगे, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है कि कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती हैं। ठीक है, और कॉमन टेंजेंट मतलब होता है कि लाइक अगर दो वृत्त ऐसे खींचे जाए, ठीक है, तो उनकी कॉमन टेंजेंट मतलब इसकी भी स्पर्श रेखा हो, इसकी भी स्पर्श रेखा हो, यानी एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, इस तरह से, यानी कि दोनों कॉमन टेंजेंट मतलब हो गया कि पहले सर्कल की भी टेंजेंट हो, दूसरे सर्कल की भी टेंजेंट हो। अगर ऐसा केस है तो उनको कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो पहला कहा गया कि दो सर्कल अगर कंसेंट्रिक हों या ना टच कर रहे हो या इंटरनली टच कर रहे हो, यानी दो वृत्त या तो संकेंद्रीय हो या स्पर्श करते हो या स्पर्श ना करते हो या आंतरिक रूप से स्पर्श करते हो। लिखो कॉमन टेंजेंट हेडिंग डालो, फिर ये चीजें लिखो। लिखो व्हेन टू सर्कल्स आर कंसेंट्रिक, सबके लिए जानेंगे, जब दो सर्कल कंसेंट्रिक होते हैं यानी संकेंद्रीय होते हैं यानी कॉमन सेंटर के होते हैं, जब वो एक दूसरे को टच नहीं करते और जब वो इंटरनली टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट कैसे होते हैं और उनके जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होता है वो क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होता है। ठीक है, देखो लिख लिया, बहुत ही सुंदर। देखो पहला केस हमने लिया कि वो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब कि एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, दोनों का क्या बराबर है, सेंटर, यानी सेंटर ओ दोनों का है। अब एक बात बताओ, अगर हम कोई स्पर्श रेखा इसके लिए खींचना चाहें, बाहर वाले वृत्त की खींचोगे तो ऐसे आएगी, अंदर वाले वृत्त की खींचोगे तो ऐसे आएगी या ऐसे आएगी। आप बताओ कोई कॉमन, ये पहला केस है जब कंसेंट्रिक है यानी कि दोनों संकेंद्रीय हैं। आप लिख लो पहला कंसेंट्रिक, अगर दोनों कंसेंट्रिक हैं तो उनकी कोई कॉमन टेंजेंट होगी। आप कह रहे हो एक टेंजेंट ये खींची तो इसके लिए सेकंड बन गई बड़े वाले वृत्त के लिए, यानी C1 की जो टेंजेंट है वो C2 के लिए सेकंड बने, और C2 के लिए जो टेंजेंट है वो C1 से कोई वास्ता ही नहीं। यानी अगर दोनों वृत्त संकेंद्रीय हैं तो बोलो उनकी कॉमन टेंजेंट होगी या नहीं। आपने कहा बिल्कुल नहीं होगी, आपने कहा बिल्कुल नहीं होगी, यानी आप लिखो कंसेंट्रिक, यानी सर्कल्स कंसेंट्रिक है तो उनकी कोई कॉमन कॉर्ड नहीं होगी, यानी लिखो कॉन्सेंट्रिक यानी संकेंद्रीय, नो कॉमन कॉर्ड, नो कॉमन कॉर्ड, ऐसा लिखो। ठीक है, अच्छा दोनों अंदर एक दूसरे के अंदर हों और एक दूसरे को टच न, अच्छा ठीक है, और कंसेंट्रिक होंगे तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि दोनों का सेंटर एक ही बिंदु पे लाई करेगा तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जीरो होगी। बोलो क्लियर है। दूसरे केस पे आते हैं, उनका जब वो अंदर तो बने, मतलब एक के अंदर दूसरा वाला बना है, यानी मान लो ये छोटा वाला एक बड़ा वाला बना, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे, जैसे ये वाला फिगर देखो, एक का सेंटर ये वाला है, एक का सेंटर ये वाला, दोनों का सेंटर अलग अलग है, दोनों का सेंटर अलग अलग है, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, वह दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, वह दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तो अगर टच नहीं करेंगे तो मान लो अंदर वाले के लिए मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो बाहरी वाले के लिए सेकंड हो जाएगी, बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, यानी छेदक रेखा, और बाहर वाले के लिए खींचोगे तो अंदर वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी अगर दो सर्कल्स चाहे कंसेंट्रिक हो और चाहे अंदर ही बना हो, एक दूसरे के सेंटर सेम ना हो, लेकिन अगर वो टच नहीं करेंगे तो उनकी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। अगर अंदर वो बने हैं और टच नहीं कर रहे हैं, नॉट टचिंग, तो उनकी कॉमन कॉर्ड होगी नो कॉमन कॉर्ड, यानी कि कोई कॉमन कॉर्ड नहीं होगी। बोलो क्लियर है। यानी दो सर्कल अगर एक के अंदर एक बना है और वो दोनों टच नहीं करते तो उनकी कॉमन कॉर्ड नहीं हो सकती, पहली चीज। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, अब मान लो इसकी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो होगी वो आप कहेंगे हमेशा r माइनस आर से छोटी होगी, क्योंकि इसकी रेडियस मान लो ये r है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो r माइनस आर से छोटी होगी, ये आपको पता है, मतलब बड़ी तो नहीं हो सकती, r माइनस आर से छोटी होगी। अब यहाँ पे चूंकि हमें r और r की वैल्यू नहीं पता तो हम क्लियर नहीं बता सकते कि कहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, तो आप ये मानो कि r माइनस आर से छोटी होगी। ठीक है, बोलो क्लियर है। अब दूसरा केस ले लो। दूसरे केस में कहा गया कि जब वह एक दूसरे को आंतरिक रूप से टच करते हैं, यानी कि टच इंटरनली यानी आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, तो क्या होगा।
आपको पता है अगर एक वृत्त दूसरे को आंतरिक टच करता है, मान लो इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, तो इनका एक कोई कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे टच कर रहे होंगे, वहाँ से अगर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वो दोनों के लिए स्पर्श रेखा होगी, जैसे ये वाली रेखा देखो। अच्छा, यानी कि इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? एक। यानी अगर दो वृत्त एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो उनकी एक कॉमन टेंजेंट होगी। देखो मैं एक और बना के दिखा दे रहा हूँ, ये मान लो एक वृत्त, ये देखो इनकी एक कॉमन टेंजेंट मिल गई, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितनी हो जाएगी? आपको पता है कि ये पूरी दूरी कैपिटल है, इसका बड़े वाले का त्रिज्या कैपिटल आर है, यानी ये पूरा कैपिटल आर है। छोटे वाले का जो सेंटर है वो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है। कहाँ पे? छोटे वाले का सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे। छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस देखो, ओ डैश बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देना, यानी कि उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी। कॉमन टेंजेंट एक हो जाएगी, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आर माइनस आर हो जाएगी, ठीक है। बोलो क्लियर है? यानी एक के अंदर एक बना है, एक का सेंटर यहाँ, एक का सेंटर यहाँ, तो हमेशा उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी यानी ओ डैश, वो आर माइनस आर से छोटी होगी। और अगर एक दूसरे को अंतः टच कर रहे हैं तो उनके जो केंद्र के बीच की दूरी होगी वो आर माइनस आर, यानी बड़े वाले की त्रिज्या में से छोटे वाले की त्रिज्या का अंतर के बराबर होगी। बोलो क्लियर? और कॉमन टेंजेंट यहाँ पे नो कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट। बोलो क्लियर? अब देखो अगला केस, कहा गया व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट या टच एक्सटर्नली, यानी कि वह एक दूसरे को बाहर रूप से टच करते हैं या फिर इंटरसेक्ट करते हैं। देखो अगर दो इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक ये वाला वृत्त, केस फोर्थ मान लेना, केस 4 है, ठीक है। अगर वह पहले हम कर रहे हैं इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट कर गए तो आपको पता है कि एक ऐसी स्पर्श रेखा खींच लेंगे, एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचे। अब बताओ कोई और कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है? नहीं पॉसिबल है। यानी कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनका जो कॉमन टेंजेंट होगी वो कितनी खींची जा सकती है? 2, यानी 2 कॉमन टेंजेंट्स खींची जा सकती है। कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है? 2, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट। दूसरी चीज आपको पता है, इतनी दूरी कैपिटल आर है, इस इतनी दूरी स्मॉल आर, यानी इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ओ डैश जो होगी वो ऑलवेज लेस देन कितनी होगी? आर प्लस आर से। आर प्लस आर से छोटी होगी, क्योंकि देखो आर और प्लस स्मॉल आर जोड़े तो यहाँ कहीं आना चाहिए, लेकिन आप उससे पहले मिल जा रहे हो। देखो ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो ओ डैश हमेशा आर प्लस आर से क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आर माइनस आर से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आर माइनस आर से बड़ा, आर माइनस आर से बराबर हो गया, तो आपको पता है कि आर माइनस आर के बराबर कब होता है? जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर होता है, तब उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, यानी इस केस में आर माइनस आर होता है उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। यानी कि अगर आर माइनस आर हो गया तो वो एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर चला जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी ये आर माइनस आर से हमेशा बड़ा होगा। यानी इनके केंद्रों के बीच की दूरी आर माइनस आर से बड़ी होती है जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और आर प्लस आर से छोटी होती है, ये भी लिख लेना। और कितनी कॉमन टेंजेंट मिलेंगी? 2 कॉमन टेंजेंट मिलेंगे। बोलो क्लियर? तीसरे केस में आते हैं, वो केस नंबर ये 5 होगा, ठीक है। केस नंबर 5 पे आते हैं। केस नंबर 5 में कहा गया कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, यानी ये मान लो एक वृत्त है, दूसरा वृत्त ये, अब ये दोनों एक दूसरे को बाहरी रूप से, बाह्य रूप से टच करते हैं। आपने कहा एक कॉमन टेंजेंट ये, एक कॉमन टेंजेंट ये, और एक कॉमन टेंजेंट, इनका जितने कॉमन पॉइंट होंगे, एक कॉमन पॉइंट भी तो है, तो यानी ये, यानी कितनी टेंजेंट मिली? 1, 2 और 3, 3 कॉमन टेंजेंट इनकी मिलेगी। यानी आप लिख लेना कि अगर वो एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं? 1, 2 और 3, यानी कि 3 कॉमन टेंजेंट आपकी हो सकती है। अच्छा, चूंकि वो टच करते हैं, देखो ये टच करते हैं एक्सटर्नली, तो आपको पता है ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो इनके सेंटर्स के बीच की दूरी ओ डैश बराबर कितनी हो जाएगी? आर प्लस आर, आर प्लस आर। ओ डैश बराबर कितनी हो जाएगी? दोनों वृत्त की त्रिज्याओं, मतलब दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का योग, यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ओ डैश बराबर आर प्लस आर। और इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट मिलेंगी? यानी कॉमन टेंजेंट कितनी मिलेंगी? 3। बोलो क्लियर? और केस लें। अब देखो सबसे वीरान केस, सबसे अनजान केस, ये देखो, क्योंकि व्हेन टू सर्कल्स डू नॉट टच ईच अदर, और एक दूसरे के बाहर लाई करते। एक केस था जब वो अंदर लाई करते थे, वो टच नहीं करते थे, अब दोनों बाहर लाई करते हैं, एक दूसरे से दूर टच नहीं करते, ठीक है। हमने कहा एक सर्कल हमारा ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट होती है?
आपने कहा एक ये हो गई, एक ये हो गई, और देखो अगर तिरछा हल्का खींचोगे तो एक ये भी आ जाएगी। देखो ये टच कर रही है टच करवा दी मैंने, और ये एक ये हो गई, यानी टोटल कितनी हो गई लाल? 4। समझ आ रहा है लाला कि अगर दोनों एक दूसरे से दूर हैं, ये देखो अगर इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है, तो आपने कहा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो इनकी कुल कितनी कॉमन टेंजेंट मिली? 4। यानी अगर दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते तो कॉमन टेंजेंट कितनी मिलती है? 4। और उनके सेंटर्स के बीच की दूरी D बराबर होती है O डैश, जो हमेशा बड़ी होगी R प्लस R से, क्योंकि देखो इतनी दूरी R है, इतनी दूरी कितनी वाली? इतनी दूरी कैपिटल R, इतनी दूरी स्मॉल r, यानी O डैश जो होगा वो R प्लस R से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। और कितनी कॉमन टेंजेंट मिलेंगी? 4 कॉमन टेंजेंट मिलेंगे। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ लाला? क्लियर हुआ ना? चल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्लियर हो गया ना कि आपको हर केस में? अब कुछ केस लिख लो। चलो मुझे फटाफट उत्तर कर दो, मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न आपसे, धाए धाए करके उत्तर बताओ। मुझे नहीं जानना कि आप नाटक कर रहे हो कि समझ रहे हो। चलो लिखो, लिखो। दोनों सर्कल्स की पोजीशन दे दी गई, 2 सर्कल्स, यहाँ पे लिख लो। टेबल बनाते रहना साथ साथ। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, यानी यहाँ लिख लो 2 सर्कल्स का पोजीशन, यानी कि, और ये नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। चलो बताओ। कहा गया पहला केस में बता रहा हूँ कि एक दूसरे के अंदर है। केस बनाओ, पहला केस, एक के अंदर दूसरा बना हुआ है। कॉमन टेंजेंट होगी कितनी? कॉमन टेंजेंट होगी, टेबल बना लो, कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? यहाँ पे मैं सिंबल बना दे रहा हूँ, यहाँ पे फिगर, टेबल ही बना लो। चलो फिगर में बना रहा हूँ, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, दोनों अंदर हैं, इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? यानी आप लिख लो 1 इज कंप्लीटली इनसाइड। कॉमन टेंजेंट जी, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा रेडियस, बड़े वाले की छोटी वाले की रेडियस के अंतर से छोटी होगी। उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के डिफरेंस से हमेशा छोटी होगी। अगर वो इंटरनली टच करते हैं, दूसरा केस ले लो, लिख लो टच इंटरनली, यानी ये टच इंटरनली, ये एक दूसरे को अंतः टच करते हैं, टच इंटरनली, इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? आप कहेंगे 1 होगी। कितनी होगी? 1। और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? कैपिटल R माइनस स्मॉल r के बराबर। कैपिटल R, मान लो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो आप कहेंगे ये पूरा कैपिटल R है, इतना स्मॉल r है, तो ये R माइनस R हो जाएगा, O डैश। बोलो क्लियर है? तीसरा फिगर बना, अगर वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? इंटरसेक्ट, ये ले लो, इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? आप कहेंगे एक ये, एक ये, कितनी हो जाएंगी? यानी इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। कितनी कॉमन टेंजेंट? 2। कितनी कॉमन टेंजेंट? 2। उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा R प्लस R से छोटी होगी और R माइनस R से बड़ी होगी। बोलो क्लियर? फिगर बनाते रहना, फिगर बनाते रहना। बोलो क्लियर? ये तीनों हो गया सबका? चलो चौथा फिगर में बना रहा हूँ, सारे केस बना दूंगा फटाफट। बाह्य रूप से टच करते हैं, बताओ। बाह्य रूप से टच करते हैं, यानी एक मिनट, अब बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? आपने कहा 1, 2 और 3। कितनी? 3। आपने कहा कितनी? क्या करते हैं ये? टच एक्सटर्नली, लिख लो, बाह्य रूप से टच करते हैं। कितनी कॉमन टेंजेंट? 3। उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, आपने कहा ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, तो O डैश बराबर R प्लस कैपिटल R। बोलो क्लियर? और अगर एक दूसरे से एकदम दूर है, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसकी कॉमन टेंजेंट 1, 2, 3 और 4। कितनी हो जाएंगी? 4। यानी 1 इज कंप्लीटली आउटसाइड। कंप्लीटली आउटसाइड मतलब टच भी ना करें। इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज बड़ी होगी, सॉरी बड़ी की साइन, जो डिस्टेंस होगी वो R प्लस R से बड़ी होगी। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई? क्लियर हो गई ना? अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे कूद सकते हैं। चल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लला।
चलो हेडिंग डालो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब इस पे सब पे कल क्वेश्चन खटाखट करवाऊंगा। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या DCT लिख लेना। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, सामान्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको निकालनी है। फटाफट करके निकालो और मुझे उत्तर बताओ। मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर आपको फिगर जनरेट करवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रश्न पूछूंगा ताकि आपको समझ आना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ? कितना बचा है? अभी काफ़ी कुछ बचा है यार। देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसकी रेडियस ले रहा हूँ कैपिटल R, इसकी रेडियस स्मॉल r ले रहा हूँ। बोलो क्लियर? इसको मिलाऊंगा तो परपेंडिकुलर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसको मिलाऊंगा तो ये भी परपेंडिकुलर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं क्या काम कर रहा हूँ, इन दोनों को मिलाने के बाद, यहाँ से ये O मान लो, ये O डैश मान लो, O डैश के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ आपकी कुछ इस प्रकार से। O डैश के पैरेलल मान लो AM मिल गया, ठीक है। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। आपने कहा कि इसको कैपिटल R लिया है, ये पूरा रेडियस कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलो क्लियर है? अच्छा, मैंने दूसरी चीज़ कही कि इनके सेंटर्स यानी O से O डैश के बीच की डिस्टेंस जो है वो बराबर मतलब डिस्टेंस अगर D है यानी O डैश को मैंने D माना है तो MB भी D हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है, क्योंकि ये 90 डिग्री बन जाता है तो ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं। यानी आपने कहा ये भी पैरेलल हो गया। आप ट्राइंगल AMB में आ जाओ, ट्राइंगल AMB में आओ, ट्राइंगल AMB में आओ। आपने कहा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी हो रही है? AB के बराबर। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाओगे आपको पता है ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेंटर से अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलाएं तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। यानी यहाँ से हमारा AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में किसका? कर्ण का स्क्वायर, 90 के सामने MB का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाया है नॉर्मल सा। अरे क्योंकि आपको पता है आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस, आधार बराबर क्या होता है? अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी आधार बराबर क्या होता है? अंडर रूट में, यानी कि बेस बराबर होता है अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने दोनों की वैल्यू रख दी, ये बराबर हो गया अंडर रूट में MB स्क्वायर। MB की वैल्यू कितनी है? D स्क्वायर माइनस AM की वैल्यू कितनी है? R माइनस R। यही तो फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई का, यही फॉर्मूला है, यही टीचर आपको रटाते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो गया लल्ला? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो गया? अंडर रूट में D स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? जहाँ पे R बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, स्मॉल r छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, जहाँ पे लिख लो R और R रेडियाई हैं, और D डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी केंद्रों के बीच की दूरी है। बोलो क्लियर? तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई अगर आपसे कोई पूछे तो तड़ाक करके बताओगे उसे, नहीं बताओगे? बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। बोलो क्लियर है? बस अब दूसरा केस ले लो। मैंने कहा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई का आपको फॉर्मूला मिल गया। अब एक चीज़ बताओ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में जरूरी थोड़ी है दोनों वृत्त बहुत ज़्यादा दूर हों, जरूरी थोड़ी है। मैंने कहा एक काम करते हैं, दो वृत्त हैं जो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तब क्या होगा लल्ला? ये लो, इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या होगा? आप कहेंगे गुरु इसमें क्या बड़ी बात है, ये A है ये B है, इनके सेंटर O डैश हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर D है वो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि ये कैपिटल R है स्मॉल r है तो इनके सेंटर के बीच की दूरी कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगी। यानी इनके लिए अगर हम निकालने जाएंगे क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, तो यहाँ से हो जाएगा D की जगह पे R प्लस R रख देंगे, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में R प्लस R का होल स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। और आपने पढ़ा है A प्लस B का होल स्क्वायर, या मैं इसको अलग ही बना दूँ। देखो मैंने क्या कहा? मैंने कहा दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं ऐसे, ठीक है। इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी है। हमने कहा इसकी रेडियस कैपिटल R है, मिला दो, इसकी रेडियस स्मॉल r है, ये A है ये B है, ये O है ये O डैश है। यहाँ पे D बराबर कितना है लाल? अगर दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो लला बताओ R प्लस R हो जाएगा। अब आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई का फार्मूला क्या कहता है? अंडर रूट में D स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। D की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, आपका उत्तर आ जाएगा अंडर रूट में R प्लस R का होल स्क्वायर, D की वैल्यू हो गई, माइनस R का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab, यानी 4 इंटू आर, यानी कि 2 रूट से बाहर निकला जाएगा आर इंटू आर। यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो ऐसे वृत्त जो एक दूसरे को टच करते हैं उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या आ गया लला, क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर इंटू आर, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर इंटू आर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच करें और एक की त्रिज्या मैं मान लो कह दूं 12 है, दूसरे की त्रिज्या कह दूं 6 है, तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी, कैपिटल आर 12 दे दूं, स्मॉल आर 6 दे दूं, और वो एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी। 1 सेकंड में उत्तर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो भैया घसीट घसीट के मारूंगा। बोलो घसीट घसीट के मारा जाना है, मार खानी है, या फिर बता दोगे। बताओ 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 बताओ। टेंजेंट वाले क्वेश्चन तब तक ढूंढ ले रहा हूँ। बताओ। बिल्कुल सही है, आपने कहा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 12 गुणे 6 हो जाएगा, 12 गुणे 6 72, 72 का वर्गमूल 2 गुणे 6 रूट 2, 12 रूट 2 हो गया। बोलो क्लियर है, क्लियर है ना। चल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अच्छा, आपने कहा जब टच करते हैं तो 3 तो मिलती हैं, इसकी लंबाई बराबर हो गई, ए बी और सी डी की दोनों की लंबाई बराबर हो गई जब टच करें। तीसरी जो मिलती है उसकी लंबाई कितनी होगी। आपने कहा तीसरी रेखा जो मिलती है वो केवल एक बिंदु पे मिलती है, तो उसकी जो तीसरी वाली मिलती है उसकी लंबाई 0 होती है। ठीक है, तीसरी की लंबाई 0 होती है। बोलो क्लियर है। अब हम आते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पे। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि तिर्यक स्पर्श रेखा पे। तिर्यक स्पर्श रेखा का फॉर्मूला देखो और उसके बाद इसको डिराइव करो। बोलो क्लियर है। चलो बहुत सुंदर। अब देखो लला, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताओ। मैंने कहा कि दो वृत्त लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त ये ले लेते हैं कैपिटल आर त्रिज्या वाला, ये ले लेते हैं स्मॉल आर त्रिज्या वाला। हमें ए बी की लंबाई निकालनी है। हमें किसकी लंबाई निकालनी है, ए बी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इसकी लंबाई निकालनी है। मैंने कहा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। आपको पता है ये 90 डिग्री है, ऐसे ये 90 डिग्री है, यानी कि ट्राइंगल ये वाला कोण अपने आप इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ट्राइंगल ओ ए, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए ई जो होगा, ओ ए ई सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ओ डैश बी ई के। यानी अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हो जाएगा ओ ए बटे ओ डैश बी बराबर ओ ई बटे ओ डैश ई बराबर ए ई बटे बी हो जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, एंगल 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 सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गए। अब ओ ए कितना है, कैपिटल आर, बटे ओ बी ओ डैश बी कितना है, स्मॉल आर, बराबर ओ ई इंटू ओ डैश ई। यानी आपने यहाँ से समझा कि अगर दो वृत्तों को देखो, दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को जो उसकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में डिवाइड करती है। यानी अगर मैं कह दूं ओ ओ डैश बराबर 15 है मान लो, ठीक है, और ओ ए मान लो 3 है, और इसकी बड़े वाले वृत्त की रेडियस 3 है, छोटे वाले वृत्त की रेडियस 2 है, तो अगर मैं पूछूं ये कितना होगा तो आप कहेंगे 15 को 3:2 के अनुपात में डिवाइड करो, तो 15 को 3 और 2 5, 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3, तो 3:9 हो जाएगा, और ये 2:6 हो जाएगा। यानी ओ ई की वैल्यू 9 हो जाएगी, ओ डैश ई 6 हो जाएगा। इतना चीज़ समझ आया। यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा दी गई है तो आपको पता है कि जो इसकी और इसका अनुपात होगा वो उनकी रेडियस के अनुपात के बराबर होगा। ये हमने डिराइव किया। बोलो डिराइव किया या नहीं लल्ला। अब इसको निकालने आ जाते हैं, निकालते हैं कि इसकी लंबाई कैसे निकलेगी। बोलो क्लियर है। चलो डिराइव करते हैं। देखो क्या कहा मैंने, कहा एक वृत्त ये है, बोलो क्लियर है, और एक वृत्त ये है। वृत्त बनाना है, चकिया नहीं, ठीक है। इनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करनी, टच हो जाना भाई। ये देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बधाई हो, मैंने बना दिया। ये ओ डैश है, ये ओ है, इसका सेंटर यहाँ से ड्रा कर देंगे, ये आर मिल जाएगा, ये स्मॉल आर मिल जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर। मैंने ओ ओ डैश को मिला देना है, मिला दो। ओ ओ डैश को जो मिलाओगे तो आपको पता है ओ ओ डैश अगर ई पे कटते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि ओ ई और ई ओ डैश का रेशियो इनके रेडियस के अनुपात में होगा, यानी ये आर होगा, ये स्मॉल आर होगा। अब देखो आपको पता है ओ ई रेशियो ई ओ डैश बराबर है कैपिटल आर स्मॉल आर,
और हमने ओ डैश को माना है आर प्लस आर, सॉरी ओ डैश को माना है डी। यानी अगर हम इसको आर हिस्सा माने, इसको स्मॉल आर हिस्सा माने, तो आपको पता है आर प्लस आर बराबर डी है। तो आर प्लस अगर आर प्लस आर डी है तो यहाँ से हमारा ओ ई बराबर कितना हो जाएगा? अरे आर प्लस आर बराबर डी, तो एक बराबर आर प्लस आर बराबर डी, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा डी बटे आर प्लस आर, यानी कि ओ ई बराबर हो जाएगा डी या आर बटे आर प्लस आर इंटू डी। और ऐसे ई ओ डैश बराबर हो जाएगा स्मॉल आर बटे आर प्लस आर इंटू स्मॉल डी। रेशियो में डिवाइड करना है बस, ठीक है, हो गया। आप इसको मानो एम, इसको मानो एन। अब आप अगर एम ई निकालने जाओगे, आपको पता है ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, एम ई कैसे निकलेगा? एम ई निकालने के लिए आपको पता है एम ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। तो ओ ई कितना है? ओ ई है ये वाला, यानी आर बटे आर प्लस आर इंटू डी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर? तो आर यहाँ से बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? देखो जैसे क्या बाहर आएगा आर, तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर बटे आर प्लस आर बाहर आ गया। देखो आर बटे आर प्लस आर ही तो बाहर आया, आर बटे आर प्लस आर बाहर आ गया। बोलो क्लियर? अच्छा, ऐसे अगर हम इसमें ट्राइंगल, ये कौन से ट्राइंगल में आए हैं? ट्राइंगल एम ई ओ में हमने एम ई निकाला। ऐसे अगर हम ट्राइंगल ओ डैश ई एन में आए, ओ डैश ई एन में आए, और यहाँ से अगर मैं ई एन की लंबाई निकालूं तो आपको पता है ई एन बराबर क्या हो जाएगा? ई एन बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ई ओ स्क्वायर, ई ओ डैश स्क्वायर यानी कि स्मॉल आर स्क्वायर बटे आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ई ओ डैश इतना है और माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे तो आर बाहर आ जाएगा और बटे में आर प्लस आर बाहर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये डी स्क्वायर बचेगा माइनस हर बराबर करने पे आर प्लस आर का होल स्क्वायर बचेगा। अब हमें पता है कि पूरा एम एन जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वो एम एन बराबर हो जाता है एम ई प्लस ई एन, एम ई प्लस ई एन। एम ई की वैल्यू ये है और ई एन की वैल्यू ये है, जोड़ दो तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा कितना? कैपिटल आर बटे आर प्लस आर, स्मॉल आर बटे आर प्लस आर और बीच में प्लस का साइन। देखो कैपिटल आर बटे आर प्लस आर और प्लस स्मॉल आर बटे आर प्लस आर, हर बराबर है यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यानी इंटू 1 बचेगा। यानी हमारा एम एन जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट था वो कितना आ गया लाला? यानी एम एन की लंबाई यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या आ गई लाला? अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमने दोनों ट्राइंगल में एक बार एम ई की लंबाई निकाली, इसकी लंबाई निकाली और एक बार ई एन की लंबाई निकाली और दोनों को जोड़ दी तो एम एन की लंबाई। जाके देख लेना कितने लोगों ने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला डिराइव करवाया है। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा कि दो वृत्त अगर दूर हैं एक दूसरे से तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी हो जाती है? आप कहेंगे डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो क्लियर? यानी आप फॉर्मूला लिखेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई यानी कि तिर्यक स्पर्श रेखा हिंदी में लिख देना बराबर होती है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं बाहर बाहर, देखो ये दोनों वृत्त स्पर्श करते हैं, इनकी भी एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये वाली हो जाएगी। तो आपको पता है कि इनके लिए डी बराबर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ये कैपिटल आर है स्मॉल आर है, तो इनके डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर प्लस आर। यहाँ पे पुट करोगे तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 0। यही मैंने कहा था कि ये 0 होती है। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज़ और मैंने बता देनी है कि अगर दो वृत्त हैं, ठीक है, वह दोनों एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं, इनकी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। कॉन्सेप्ट ये भी लिखते रहना, बहुत मारूंगा। और ये वाला देखो ये कहीं पे टच करते हैं, ये ओ है ये ओ डैश है, ठीक है, ये ए है ये बी है। आप याद रखना कि आपको पता है ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, ये कोण दोनों बड़े वाले त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में कॉमन है तो ये अपने आप बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ से हम सिमिलर ट्राइंगल कह सकते हैं। अगर ये कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो तो हम कह सकते हैं कि पी ओ बटे पी ओ डैश बराबर हो जाएगा कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज देखो, अगर बड़े वाले ट्राइंगल की ये भुजा ले रहे हैं तो छोटे वाले की ये पी ओ लेना पड़ेगा, ये वाली भुजा, और इसकी बड़े वाले की रेडियस ले रहे हैं तो इसकी भी रेडियस। तो ये आप फॉर्मूला नोट कर लेना। बोलो क्लियर? अब लास्ट फॉर्मूले पे पहुंचते हैं और वो करने के बाद हम कल क्वेश्चन केवल करने वाले हैं। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना?
अगली हेडिंग डाल लो, व्हेन अ थर्ड सर्किल टचेस टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, यानी कि दो टच कर रहे हुए वृत्तों को तीसरा वृत्त अपने आप टच करता है तो उसकी लंबाई कैसे निकलेगी, उसकी रेडियस की लंबाई कैसे निकलेगी। डेराइव करवाऊँ, डेराइव करवा दूँ, डेराइव करवा दे रहा हूँ बोलो करवाऊँ ना करवाऊँ। आपको उसकी रेडियस निकालनी है, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है और इसकी त्रिज्या एक्स मान ले रहा हूँ छोटे वाले वृत्त की, तो आपको बस बता दूं कि अगर दोनों वृत्तों को टच करता हुआ एक तीसरा वृत्त है और उनकी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है इस तरह से कि देखो एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त मान लो यहाँ टच कर रहा है और तीसरा वृत्त ऐसा है कि इन तीनों की एक कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। यानी कि तीनों, ऐसा नहीं कि ये टच कर रहा है इस तरह से टच करेगा तो इनकी कॉमन टेंजेंट ही नहीं खींची जा सकती तीनों की एक साथ, यानी इस तरह से होना चाहिए कि तीसरा वृत्त भी इसके साथ कॉमन टेंजेंट शेयर करे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/√, में छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यानी x बराबर 1/√, में दोनों वृत्तों की त्रिज्या यानी 1/R 1/r का योग। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, कैसे आता है वो बताऊं या ना बताऊं वो आप पे डिपेंड करेगा, जानना है या नहीं जानना है। बोलो क्लियर हो। हमें कहना है कि छोटे वाले वृत्त की, मान लो ये C1 है, ये C2 है और छोटा वाला वृत्त C3 है, तो रेडियस ऑफ C3 यहाँ पे R क्या है, रेडियस ऑफ C1 है, कैपिटल R रेडियस ऑफ C2 है और X क्या है, रेडियस ऑफ C3 है। यानी अगर मान लो ये आपसे कह दिया जाए ये 24 रेडियस का है, या ऐसा कह दिया जाए ये मान लो 4 रेडियस है, इसकी रेडियस 9 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, आप कहेंगे 5/6, यानी कि x बराबर हो जाएगा रूट, देखो 1/√x कितना हो जाएगा, 1/√x बराबर 1/2 प्लस 1/3 यानी कि 5/6, यानी x बराबर हो जाएगा 36/25। ठीक है, बोलो डेराइव करवाऊँ ना करवाऊँ, चलो बता दो। बोलो, डेराइव करवा दे रहा हूँ। डेराइव करते हैं। देखो एक फिगर में बनाता हूँ बड़ा सा, प्रे करना कि ये फिगर बन जाए सुंदर सा, ठीक है, बहुत सुंदर, वाह क्या बनाया त्रिपाठी जी, यार टच हो जाओ भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, रुको, ये बस 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 हो गया काम। चलो मान लो यहाँ टच हो रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो इतना मानना पड़ेगा। यार ड्रॉ कर दूँ यार, लो टच करवा दिया, टी है, टी डैश है। अब देखो इनका सेंटर मान लो ओ है, भाई साहब का, भाई साहब का ओ डैश है, इन भाई साहब का सी मान लो, ठीक है। मैंने कहा इनकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस एक्स है, इनकी रेडियस स्मॉल आर। अब अगर मैं बात करूँ एम, तो आप देखो दो जनों को, कौन से को, ये मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब सर्कल C1 और C3 को देखो, C1 एंड C3 को देखो, सर्कल को, इनकी कॉमन टेंजेंट TM है, और अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई यानी TM बराबर कितना हो जाएगा, 2/√, उनकी रेडियस का हमने करवाया 2/√ उनकी रेडियस का प्रोडक्ट यानी R इंटू एक्स, 2 × R × x। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हमने कहा इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ √R × R कराया है नहीं कराया, आपने कहा बिल्कुल कराया। ऐसे अब आए अगर हम C2 और C3 में, तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट MT डैश की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2/√स्मॉल r × x। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अच्छा, और अगर C1 और C2 में आए, C1 एंड C2 में आए, तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई यानी TT डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दोनों की रेडियाई का प्रोडक्ट। आपको पता है TT डैश को हम क्या लिख सकते हैं लला, TT डैश को हम लिख सकते हैं TM प्लस MT डैश लिख सकते हैं। TT डैश को, TT डैश की वैल्यू कितनी आई है हमारी, यहाँ पे पुट कर दो 2 टाइम्स ऑफ √R × R, ये बराबर हो गया TM 2/√ ये ऐसे ड्रा कर दो 2/√RX प्लस 2/√स्मॉल RX। बोलो क्लियर है। अगर मैं क्या काम करूँ, 2 मैं क्या काम करता हूँ मैं क्या काम करता हूँ, 2 को इधर ही रखता हूँ, है ना,
2 से डिवाइड कर, पहले 2 कट गया, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ मेरे लाल, मैं रूट आर से डिवाइड कर देता हूँ दोनों बच्चों में, ठीक है। या रूट एक्स यहाँ पे कॉमन ले लो, रूट एक्स कॉमन ले लो, तो हो गया। यहाँ पे कहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं रूट एक्स यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो रूट एक्स कॉमन लूँगा तो रूट आर प्लस स्मॉल आर बचेगा, और ये बराबर है रूट आर, वो है। अब अगर मैं क्या काम करूँ, मैं इसको इस साइड में लाऊँ और एक्स को इस साइड को धारूँ, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 1/√x बराबर रूट आर प्लस रूट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल रूट आर, या इसको अलग कर दो तो 1/√r अपॉन रूट आर यानी रूट आर स्मॉल का मिल जाएगा, प्लस 1/√r इंटू रूट आर अपॉन रूट कैपिटल आर स्मॉल आर, रूट कैपिटल आर। तो हमारा यहाँ से मिल जाता है 1/√x इज इक्वल टू, बोलो क्लियर है, कहाँ से डिराइव हुआ, क्लियर हुआ, बहुत सुंदर से। बस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो 2 सर्कल टच कर रहे हैं उनका क्या होता है वो फार्मूला हमने तीनों जगह लगाया, और फिर टी डैश की डिस्टेंस ले ली, टी डैश बराबर दोनों का योग, हमारा आ गया उत्तर। बोलो क्लियर है, इस पे सारे पे सब क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला चीज़ देख लो, अगला चीज़ क्या, कॉन्सेप्ट देख लो। कहा गया 2 सर्कल अगर एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरते हैं तो फिर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर ये एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं तो उनको पता है कि अगर ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, तो इनकी दोनों की रेडियाई देखो, यही रेडियाई हो जाएगी। देखो यहाँ से परिधि के बीच की दूरी यानी ये कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों की रेडियाई बराबर होगी तभी एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरेंगे। आपको पता है ये कॉमन टेंजेंट है। आपको पता है कि अगर उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है तो वो उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है भी, यानी कि आपको पता है ये स्मॉल आर है, ये भी त्रिज्या है, और ये बाइसेक्ट हो रहा है, यानी ए भी पूरा 2x था तो ये x हो गया, AM x हो गया। अब यहाँ से आपको पता है कि आपको पता है ओ डैश पूरा कितना है, ओ डैश पूरा कितना है, r है। आपको पता है जो ए बी है उनकी कॉमन टेंजेंट, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं, तो आप देखें तो यहाँ से OM बराबर MO डैश है, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान है, दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते, दोनों की स्पर्श रेखाएं समान, तो ये OM बराबर MO आ जाएगा। देख लेना, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे। OM बराबर MO डैश बराबर ये r/2 हो जाएगा। अगर दोनों बराबर है, पूरा r है तो ये r/, ये आपको पता है r है, ये r/2 है, तो यहाँ से AM बराबर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देना, अंडर रूट में r का स्क्वायर माइनस r/2 का होल स्क्वायर यानी r² माइनस r²/4 यानी कि √3r/2, और अगर AM √3r/2 है तो AB कितना हो जाएगा 2AM यानी कि √3r हो जाएगा। यानी आप यही समझना कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को, मान लो 4 सेंटीमीटर, ऐसा प्रश्न दिया जाता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, आपको सीधे √3 से गुणा कर देना है, यानी 4√3 हो जाएगा। ये समझ आया ना कि OM बाइसेक्ट करेगा। अगर दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट होती है वो भी बाइसेक्ट होती है और वो O डैश को भी कर सकती है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होगी वो कॉमन टेंजेंट कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई होगी वो √3 टाइम्स होगी उनकी रेडियस। बोलो सही है, बोलो सही है, बस क्लियर, सही है। चलो अगला कॉन्सेप्ट देख लो। अगले कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, कहा गया 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है। मान लो कि इसका सेंटर यहाँ पे O है, इसका सेंटर यहाँ पे O डैश है, ठीक है। बोलो क्लियर है। अब मैं क्या काम कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो एक ऐसी स्पर्श रेखा है जो इसकी तो स्पर्श रेखा है और इसके लिए जीवा है, यानी बड़े वाले सर्कल के लिए लिख लो कि इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, तो अगर हमें AM निकालना है यानी AB की लंबाई निकालनी है, तो आपको पता है कि अगर यहाँ से O डैश ड्रा करें तो आपको पता है ये पूरा कितना है, O डैश कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि इतना R है, इतना, और आपको पता है ये पूरी दूरी कैपिटल R थी, पूरी दूरी कैपिटल R थी, उसमें से इतना निकल गया तो R माइनस R बचा, यानी R माइनस R इतना है, और R माइनस R में से इतना R घट गया तो ये R माइनस 2R बचा हुआ है, R माइनस 2R बचा हुआ है। देखो या देखो इसको मिला दे तो ये भी R है, पूरा कैपिटल R है, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है, इसमें से 2R निकल गया, यानी इतनी दूरी RM कितनी हो जाएगी,
आर एम बराबर हो जाएगी ये वाली दूरी कैपिटल आर माइनस 2 आर, ठीक है। और आपको पता है अगर ये सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाए तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर यहाँ से इसकी दूरी पूछा जाए, किसकी, ए ओ डैश की, यानी आपको पूछा जाए, ये देखो इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर इधर है, ठीक है। अब हमारा किसकी लंबाई निकालनी है, हमारी लंबाई निकालनी है ए एम की, ठीक है, ए एम की लंबाई निकालनी। अब आप देखोगे कि ए एम बराबर कितना हो जाएगा, ए एम बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए एम बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए आर का स्क्वायर, सॉरी, क्लियर हुआ ना क्या मैं कर रहा हूँ। देखो इतना समझ आया कि ओ एम की वैल्यू ये एम है, ये पॉइंट एम है, ये वाला पॉइंट एम है, ठीक है, ये वाला पॉइंट एम है। अब अगर मैं निकालने जाऊँ कि ए आर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे क्या होगी, ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर की वैल्यू आर है। मैं कहूँ ए एम यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर ए एम बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, ये परपेंडिकुलर है यानी कि 90 अंश, तो ये हो जाएगा ए आर का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी कितनी थी, आर माइनस 2 आर का होल स्क्वायर, इसको खोल दो, ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर और प्लस 4 आर, यानी आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पे अंडर रूट में 4 आर कॉमन ले लो तो ये आर प्लस आर बचेगा, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर प्लस आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू है, ए एम की, यानी कि बड़े वाले ए बी यानी पूरी जीवा की लंबाई आ जाएगी, इसका 2 गुना, ए एम का 2 गुना, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ आर इंटू आर प्लस आर। यानी ये फार्मूला एक डिराइव हो गया। हालांकि इस फार्मूले का यूज आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो एक वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई जो दूसरे की जीवा है, यानी कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्किल विच इज कॉर्ड टू अनदर सर्किल, कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर सर्किल का रेडियस इंटू दोनों रेडियाई का सम। ये फॉर्मूला लिख लेना, इस पर भी कल क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला देख लो, एक मान लो 2 सर्कल हैं, एक सर्कल दूसरे के सेंटर से होके पास हो रहा है, इस तरह से मान लो इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है, ठीक है। एक सेंटर लिख लो, व्हेन स्मॉलर सर्कल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ बिगर वन, यानी छोटा वाला जो बड़े वाले के केंद्र से होके पास होता है, तब आपको बताना है कि बड़े छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अगर कहा जाए तो बताओ क्या होगी, बोलो। अच्छा एक चीज़, हाँ ये ध्यान रखना है कि अगर वो उसके केंद्र से होके पास होता है, ठीक है, अगर वो उसके केंद्र से होके पास होता है, ठीक है, तो जो बड़े वाले वृत्त की स्पर्श रेखा और छोटे वाले वृत्त की टेंजेंट होगी वो बड़े वाले वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा, यानी उसकी लंबाई तब 2 इंटू कैपिटल आर हो जाएगी। बोलो क्लियर है, क्योंकि देखो ये इसका केंद्र है, ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो पूरा कितना हो जाएगा, ए बी डायमीटर हो जाएगा, यानी ए बी कॉर्ड हो जाएगी इस बड़े वाले वृत्त के लिए जो सेंटर से होके पास होती है, यानी कि ये 2 आर छोटे वाले वृत्त के लिए टेंजेंट हो जाएगी जो उसको दूसरे वृत्त के सेंटर पे टच करती है, ठीक है। बोलो क्लियर है। एक केस और ले लो, हमने कहा कि एक वृत्त है बड़ा सा, उसके अंदर एक वृत्त है जो इसे टच करता है, तीसरा केस है, ठीक है। इसका सेंटर, बड़े वाले वृत्त का सेंटर यहाँ कहीं पे लाई करता है, छोटे वाले वृत्त का यहाँ कहीं पे, ये बड़े वाले वृत्त का O है, छोटे वाले वृत्त का O डैश है, ठीक है। और बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई बता, छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी जो बड़े वाले वृत्त की जीवा है। बताओ क्या होगा, आपने कहा इतना पूरा दूरी R है, स्मॉल r, ठीक है, और इतनी पूरी दूरी कैपिटल R है, यानी कि ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, O डैश कितनी हो जाएगी, R माइनस कैपिटल R, क्योंकि पूरी दूरी अगर मैं निकालूं, पूरी दूरी, ये पूरी दूरी कैपिटल R है, इतनी दूरी R है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस R। बोलो क्लियर है। अगर ये R माइनस R है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी। आप कहेंगे
ये दूसरे वाले वृत्त का केंद्र। अगर मैं पूरा इसको मिला दूं यानी कि ओ डैश एम की बात करूं, ओ डैश एम कितना है, आर है, ओ डैश ओ कितना है, आर माइनस आर। तो यहाँ से ओ एम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ओ एम बराबर हो जाएगा ओ डैश एम माइनस ओ डैश ओ, घटा देंगे तो ये आर माइनस आर होगा, यानी कि 2r माइनस आर हो गया। बोलो क्लियर है। अब आपका ये 2r माइनस आर है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर भी होगा। अब अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो आपका ये कैपिटल आर मिलेगा, ओ एम आपको पता है। तो यहाँ से इसकी लंबाई यानी ए एम बी में अगर ए एम की लंबाई निकालने जाओ तो ए एम बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए एम बराबर जो होगा उसका 2 गुना ए बी हो जाएगा, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 2am। पहले लिख लो, ए एम बराबर निकाल लो। ए एम बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए ओ का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर इतना है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में, देखो सॉल्व करो इसको, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r आर, यानी आर आर कट गया, यानी अंडर रूट 4r कॉमन ले लोगे तो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचेगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस आर। ये आपका डेरिवेशन हो गया कि जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से बाहर से होके जाता है। हमने पहले केस में क्या किया कि इस तरह से वृत्त था कि बड़ा वाला वृत्त यहाँ पे सेंटर था, छोटा वाला वृत्त जो घूम के जाता है वो इसकी रेडियस के अंदर ही घूम जाता है, यानी कि जो बड़े वाले वृत्त की रेडियस थी पहले केस में करा वो दूसरे वाले वृत्त के व्यास से बड़ी थी, पहले केस में करा। दूसरे केस में करा कि बड़े वाले वृत्त की जो रेडियस थी वो छोटे वाले वृत्त के व्यास के बराबर थी, और तीसरे केस में करा कि बड़े वाले वृत्त की जो रेडियस है वो तीसरे वाले वृत्त मतलब छोटे वाले वृत्त के, देखो छोटे वाले वृत्त का व्यास यहाँ तक है लेकिन उसकी रेडियस यहीं तक है, बड़े वाले वृत्त की रेडियस। यानी कि हमने तीसरे केस में करा कि अगर बड़े वाले वृत्त की जिसके अंदर वो लाई करता है उसकी जो रेडियस है वो छोटे वाले वृत्त के व्यास से छोटी है, तो इनके फिर उस जीवा की लंबाई जो छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है उसकी बराबर हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ इतना, और चूंकि ये आया कितना है, ए एम की लंबाई आई है, अगर हमें ए बी निकालना है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी ए बी बराबर 4 टाइम्स ऑफ इतना। तो ये आप लिख लेना, ये फार्मूले आपको कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं, और जब मैं करवाऊंगा तो ये फार्मूले आपको काम आने वाले हैं। बोलो क्लियर है लला। चलो अब कुछ देख लेते हैं, और भी फार्मूले छूट रहे हैं, मैं एक बार पलट लेता हूँ कि कोई फार्मूला छूट तो नहीं रहा। ठीक है, नहीं कोई फार्मूला नहीं छूट रहा मेरे हिसाब से। चलो बहुत बढ़िया, और अगर कोई क्वेश्चन छूट भी रहा होगा ना तो वो कल हो जाएगा, ठीक है, कल हो जाएगा। चलो ठीक है, तो चलो आज को यहीं एंड करते हैं, और आपके होमवर्क जो मैंने दिया था उसका आंसर 30 आया था मेरे हिसाब से, ठीक है। वो आंसर एक बार ग्रुप में, स्टार बैच वाले ग्रुप में, स्टार बैच कैसे ज्वाइन करना है, @ लिखना, टेलीग्राम पे जाके स्टार बैच बाई रोहित इतना टाइप कर देना, आपको स्टार बैच की लिंक मिल जाएगी जिसमें ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं करना है, बस जाके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी सबको जय हिंद। ये कॉन्सेप्ट में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, ये कॉन्सेप्ट सारे आपके नोट होने चाहिए, और कल क्लास में आना तो सर्किल का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना है। अगर नहीं करके आते हो तो ना आना, कोई क्लास में कोई आने का फ़ायदा नहीं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत ज़्यादा टाइम आज लग गया रिकॉर्ड करने में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाए, और कल क्वेश्चन करेंगे जब दागेंगे सारे मेन से लेके प्री के क्वेश्चन, कैट से लेके सब सारे एग्जाम के, तो आपका क्लियर हो जाएगा। गुड लक सारे लोग, एक बार जय हिंद लिखेंगे, फिर गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कल रिवाइज करके आना है आपको, सारी चीज़ें रिवाइज करके आनी है, ठीक है। गुड लक।